हेलो, वेलकम टू रैंकिस्तान। यूनिट 4 के टॉप 100 क्वेश्चंस हम इसमें करेंगे, जिसमें PYQs प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस का मिक्सचर होगा हमेशा की तरह। लेकिन इसमें एक स्पेशल चीज़ ये ऐड की गई है। जैसे मैं क्वेश्चन नंबर 1 को आपको मैं सॉल्व कराऊंगा, इसका पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा और इसके साथ ही इस क्वेश्चन से रिलेटेड और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं आपसे, उसको क्वेश्चन फॉर्मेट में मैं आपसे पूछूंगा और उसके आंसर्स भी मैं करूँगा। कहने का मेरा मतलब ये है कि इस वीडियो को और ज़्यादा आपके लिए कैसे बेनिफिशियल बनाया जा सकता है, कैसे आप इसमें ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को गेन कर सकते हो और एग्ज़ाम ओरिएंटेड अपनी तैयारी कर सकते हो। लास्ट टाइम हमारा चल रहा है, हमारा एग्ज़ाम बहुत जल्दी आने वाला है, इसीलिए बिल्कुल भी कोई गलती नहीं करनी है और प्रॉपर एक वे में हमें तैयारी करनी है। ठीक है, चलिए तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पूछ रहा है आपसे, मोल्ड इनहिबिटर यूज्ड इन ब्रेड इज, ब्रेड में प्रयुक्त फफूंद अवरोधक इनमें से कौन सा है? चलिए बताइए, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। देखो, ब्रेड बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं और उसका कारण होता है कि इसमें नमी ज़्यादा होती है, यानी कि मॉइस्चर ज़्यादा होता है, और सॉफ्ट टेक्सचर इसका होता है, जो कि माइक्रोब्स के लिए काफ़ी आइडियल माना जाता है। इसमें फफूंद यानी कि मोल्ड सबसे तेज़ी से बढ़ जाते हैं और इसको रोकने के लिए बेकरी इंडस्ट्रीज़ में सबसे सुरक्षित और सबसे इफ़ेक्टिव प्रिजर्वेटिव माना जाता है कैल्शियम प्रोपियोनेट। कैल्शियम प्रोपियोनेट को माना जाता है, यानी ऑप्शन भी हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखिए, ये मोल्ड के मेटाबॉलिज्म को रोक देता है और जब मेटाबॉलिज्म रुक जाता है तो फंगल स्पॉलेज भी इससे रुक जाता है। अब देखिए, ये तो हमने समझ लिया। अब इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो समझो। सबसे पहले आपसे ये पूछ सकता है कि प्रोपियोनेट, इसमें जो लिखा है प्रोपियोनेट, ये किस टाइप का प्रिजर्वेटिव है? तब आप इसका आंसर बताएंगे कि एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव है। कैसा है? एंटी फंगल प्रिजर्वेटिव है, जो कि ईस्ट और मोल्ड इन दोनों से बचाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ब्रेड में प्रोपियोनेट्स क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं, दूध या दही में क्यों नहीं किए जाते? तब आप इसका आंसर करेंगे कि जो ब्रेड है इसका पीएच 5.0 के आसपास होता है, यानी कि एसिडिक होता है ये। तो जितने भी एसिडिक फूड्स होते हैं केवल ये उन्हीं में काम आता है, और दूध क्योंकि एसिडिक नहीं है इसलिए दूध में ये काम नहीं आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर, और इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि FSSAI ने ब्रेड्स में प्रोपियोनेट इसकी लिमिट कितनी सेट की हुई है? ठीक है, क्योंकि ये एक प्रिजर्वेटिव है तो इसकी कितनी लिमिट है वो आप बताएंगे। 0.2 से 0.3% के आसपास। ध्यान रखना, ये एकदम फिक्स नहीं है, ये फूड प्रोडक्ट्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग वेरी करती है। ठीक है, लेकिन आपसे जब भी पूछेगा इस तरह से पूछेगा, इसके बहुत क्लोज ऑप्शंस आपको नहीं देगा। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि ब्रेड मोल्ड का सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है, बताइए। अब देखिए, एक डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछ सकता है कि जो ब्रेड है इसका सबसे कॉमन ऑर्गेनिज्म कौन सा है जो खराब करता है? तब आप उसका नाम बताएंगे। राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, चलिए इतनी सारी चीज़ें आपको याद रखनी है मेरे दोस्त। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, नाइसिन इज यूज्ड एज, नाइसिन का उपयोग किस लिए किया जाता है? देखिए फिर से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ ईजी क्वेश्चंस हैं, मॉडरेट क्वेश्चंस हैं, फिर एडवांस लेवल के क्वेश्चंस हैं, और 10% क्वेश्चंस को काफ़ी ज़्यादा नया बनाया गया है एक नए पैटर्न से, जिसमें स्टेटमेंट्स भी दिए गए हैं और काफ़ी लंबा लेंदी क्वेश्चन भी आपके लिए फॉर्म किया गया है। ठीक है, फ्रेम किया गया है। जाता हूँ कि क्या होता है। इसका आंसर है सबसे पहले एंटी माइक्रोबियल एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एंटी माइक्रोबियल एजेंट के फॉर्म में इसका इस्तेमाल किया जाता है नाइसिन का। अब देखो, नाइसिन एक बैक्टीरियोनाइसिन होता है। मतलब बैक्टीरियोनाइसिन क्या होता है? बैक्टीरियोनाइसिन क्या होता है? ये एक ऐसा एंटी माइक्रोबियल प्रोटीन होता है जो बैक्टीरिया खुद से बनाता है। ठीक है, और फूड इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सुरक्षित और सबसे ज़्यादा पावरफुल नेचुरल एंटी माइक्रोबियल माना जाता है इसको। इतनी बात समझ में आ गई। स्पेशली ये किसके विरुद्ध हमारी सुरक्षा करता है? तब आप बताएंगे क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम, जो आपने पढ़ा है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनिस और बेसिलस जो होते हैं, ठीक है, जो स्पोर्स फॉर्म करते हैं, उनके विरुद्ध हमारी सुरक्षा करता है, हमारे खाने की सुरक्षा करता है ये। ठीक है, इसी से निकलने वाले और क्या क्या सवाल हो सकते हैं। नाइसिन का ई नंबर आपसे पूछ सकता है। नाइसिन का ई नंबर आपसे पूछा जा सकता है, E234, इतना याद रखेंगे। इसके अलावा नाइसिन हीट स्टेबल होता है या फिर हीट लाइबल होता है? बताइए, नाइसिन हीट स्टेबल होता है या फिर हीट लाइबल होता है? बताइए। तब आप बताएंगे सर ये हीट स्टेबल होता है, हीट लाइबल ये नहीं होता है। ठीक है, इतना याद रखेंगे आप कि UHT जो होता है ना, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर और कैनिंग,
उसमें भी ये काम कर जाता है। चलिए, और आपसे पूछ सकता है किस फूड में सबसे ज़्यादा इसका उपयोग किया जाता है। आप बताएंगे चीज़ में, प्रोसेस्ड मिल्क में, कैंड सूप में, इन्फेंट फूड्स में, और इसके अलावा मीट प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, फ्रूट्स हो सकते हैं, फ्रूट बेवरेजेस हो सकते हैं वहाँ पे। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि नाइसिन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे काम करता है कि नहीं करता है। तब आप बोलेंगे कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे ये काम नहीं कर पाता है। उसका कारण ये रहता है कि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बाहर एक आउटर लेयर बनी रहती है, और वो ये लेयर इसको अंदर नहीं जाने देती, इसको काम नहीं करने देती है। ठीक है, चलिए, इसके अलावा नाइसिन की खोज किसने की है, तब भी आप बता देंगे कि ARL बार्थिल, इन्होंने इसकी खोज की है। और इसके अलावा बैक्टीरियो नाइसिन के एग्जाम्पल्स बताओ कौन कौन से होते हैं। सुपर इंपॉर्टेंट है, बैक्टीरियो जो नाइसिन मैंने आपको बताया, इसके एग्जाम्पल्स लिख लेंगे आप। एक तो नाइसिन खुद से ही होगा, इसके अलावा पीडियोशिन एक ये होगा, इसके अलावा एक और याद कर लेना, लैक्टोसिन। अब बताओ, इतने सारे सवाल आपके मैंने यहाँ पे तैयार करवा दिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है कि जेल, जेली और प्रिजर्वेटिव, इनको लगभग किस चीनी की एकाग्रता पे सुरक्षित रखा जा सकता है। चलिए बताइए क्या है। देखिए, सबसे पहले इसका आंसर हो जाएगा 65, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। अब समझिए क्या कहना चाहता है। जैम, जेली, ये प्रिजर्व किए जाते हैं, ठीक है, और किससे किए जाते हैं, हाई शुगर कंटेंट से। शुगर क्या करता है कि वाटर एक्टिविटी को कम कर देता है, और माइक्रोब्स की वजह से इसमें ग्रो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, वाटर एक्टिविटी को कितना कर देता है मेरे भाई, 0.85 के आसपास, है ना। मैंने आपको बताया था कि बैक्टीरिया जब वाटर एक्टिविटी जब 0.85 इससे नीचे चली जाएगी तब इनएक्टिव हो जाते हैं, काम ज़्यादा नहीं कर पाते हैं। और वहीं अगर हम जैम की बात करेंगे, जैम में कितना होता है, तो 0.6 से लेकर के 0.7 के आसपास यहाँ पे होता है, तो एक्टिव नहीं हो पाते ये। चलिए अब समझो, इससे और कितने क्वेश्चंस बन सकते। जैम और जेली, इसमें जो फ्रूट्स का कंटेंट होता है, FSSAI ने कितना निर्धारित किया है, तब आप बताएंगे 45%, यानी कि आप चीनी तो डालेंगे ही, लेकिन उसमें 45% के आसपास इतना फ्रूट का कंटेंट होना चाहिए, इतना आप याद रखेंगे। इसके अलावा ये बोलेगा आपसे कि हाई शुगर क्यों प्रिजर्वेशन करता है, बताइए। क्योंकि ऑस्मोसिस क्रिया होती है, माइक्रोब्स इससे श्रिंक कर जाते हैं और इससे वो मर जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक सवाल आपसे पूछ सकता है, पैक्टिन जेल, ये फॉर्मेशन जब इसकी होती है तो इसके लिए क्या कंडीशंस चाहिए होती हैं। आप बताएंगे कि हाई शुगर चाहिए इसके लिए, कितना, 65 to 70%। इसके अलावा एसिडिक pH चाहिए इसके लिए, लगभग 2.8 से लेकर के 3.5, हाँ इतना ही होगा। इसके अलावा प्रॉपर हीटिंग चाहिए, और ये बन के आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, चलो इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। 65% हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम HTST मेथड मिल्क इज पास्चराइज्ड एट। HTST पद्धति में दूध का पाश्चुरीकरण किस पर किया जाता है। ये आपको इसका टेम्परेचर आपको बताना है कितना होता है। समझो, ये आपको सबको पता होगा, ये हो जाएगा हमारा 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकेंड के लिए हम इसको गर्म करते हैं। HTST इसको हम बोलते हैं हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम। ठीक है, चलो सबसे एफिशिएंट पास्चराइजेशन का मेथड इसको हम मानते हैं, लेकिन इससे और क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं कि मिल्क का सबसे ज़्यादा हीट रेसिस्टेंट पैथोजन कौन सा होता है, जो दूध में सबसे ज़्यादा रेसिस्ट करता है। तब आप बताएंगे कि कॉक्शिएला बर्नेटी। ये पहला सवाल हो गया। इसी को किल करने के लिए ये स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। ठीक है, LTLT का आपसे टेम्परेचर पूछ सकता है, आप बता देंगे 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए। ठीक है, ये कहीं 62 भी मिलता है, इतना लोड नहीं लेना है इस चीज़ का। UST अल्ट्रा हाई टेम्परेचर आपसे पूछ सकता है, तब आप बताएंगे 135 से 150 डिग्री तक 2 से 5 सेकंड के लिए इसको गर्म करना है। ठीक है, चलिए पास्चराइजेशन का उद्देश्य पूछ लेगा, तब आप बता देंगे कि पैथोजेंस को मार देता है, सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है, और न्यूट्रिएंट्स को बचा के हमारे लिए रख देता है। चलिए, इसके अलावा प्लेट हीट एक्सचेंजर क्या होता है, भाई साहब बिल्कुल आ सकता है, इसी सवाल से जुड़ा हुआ है। आपसे पूछेगा कि प्लेट हीट एक्सचेंजर ये क्या होता है, बताता हूँ। एक थिन मेटल की प्लेट होती है जिसको हॉट वाटर में सर्कुलेट किया जाता है, ठीक है,
और इससे जो फास्ट जो हीट होती है वो काफ़ी तेज़ी से ट्रांसफ़र होती है और फिर इसमें ये काम करती है। समझ में आ रहा है ना? इस पे आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि HTST इस पे गर्म करने के बाद फिर करते क्या हैं? तब आप बताएं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे दूध को ठंडा किया जाता है। उसके बाद ही हम कहते हैं कि पास्चुराइजेशन एकदम प्रॉपर तरीके से हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। बोल रहे हैं आपसे कि नॉर्मल मॉइस्चर कंटेंट इन प्रॉपरली ड्राइड वेजिटेबल इज अबाउट। ठीक से सुखाई गई सब्जियों में सामान्य नमी लगभग कितनी होती है? अच्छा सवाल है। आंसर इसका हो जाएगा मेरे भाई 5 से 6%। ऑप्शन डी हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लीजिए, देखो वेजिटेबल्स में माइक्रोबियल स्पॉइलेज रोकने का सबसे इफेक्टिव तरीका यही होता है कि उसका जो मॉइस्चर है, पानी जो उसके अंदर है, नमी है, उसका रिडक्शन किया जाए, उसको कम किया जाए। तो 5 से 6% पे अगर हम ले आएंगे उसको, तो बैक्टीरिया, फंगस ये इस पर सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इनके लिए जितना वाटर चाहिए ये उससे कम हो जाता है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है? आपसे पूछेगा कि बैक्टीरिया को वाटर एक्टिविटी यानी अपनी ग्रोथ के लिए वाटर एक्टिविटी कितनी चाहिए, तब आप बता देंगे इसके लिए। ये मैं बता चुका हूँ पहले भी, लेकिन फिर से आपको रिवाइज कर देता हूँ। ये 0.90 इतना इसके लिए चाहिए। और ड्राइड फूड में वाटर एक्टिविटी काफ़ी लो होती है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। ड्राइंग के मेथड्स बता दीजिए, ड्राइंग के मेथड्स कितने होते हैं? सन ड्राइंग होता है, कैबिनेट ड्राइंग होता है, एक ड्रम ड्राइंग होता है, और इसके अलावा एक फ्रीज ड्राइंग भी होता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा पाउडर्ड वेजिटेबल्स मॉइस्चर बताइए। इसके अलावा एक चीज़ आपसे और पूछ सकता है कि जो सब्जियां हैं इनको ड्राइंग ट्रीटमेंट करने से पहले एक प्री ट्रीटमेंट होता है, यानी कि ड्राइंग करने से पहले क्या क्या इसमें किया जाता है वो आप याद रखेंगे। एक तो ब्लांचिंग होती है और एक सल्फिटेशन होती है। सल्फिटेशन, ये दो चीज़ें याद रखें। आपसे सवाल ऐसे पूछेगा कि ब्लांचिंग और सल्फिटेशन सल्फिटेशन ये प्री ट्रीटमेंट होते हैं किस चीज़ के लिए? तब आप बताएंगे कि सब्जियों को ड्राइंग मेथड में ड्राई करने से पहले ये प्रक्रियाएं इसमें की जाती हैं। ठीक है, बस इतना सा याद रखें। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड IMF सामान्यतः नमी की किस सीमा में आते हैं, वो बताना है आपको। चलिए आंसर हो जाएगा हमारा 20 से 50% की सीमा में आते हैं। अब थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं। IMF क्या करता है? IMF बोलते हैं हम इंटरमीडिएट मॉइस्चर फूड्स को। ठीक है, इसमें ये वो होते हैं जिनमें मॉइस्चर काफ़ी हाई पाया जाता है, नमी काफ़ी हाई पाई जाती है इसकी वजह, और वाटर एक्टिविटी इसमें कम होती है। समझो मैंने क्या बताया कि इसलिए वो होते हैं जिनमें पानी की जो मात्रा है ना वो ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसके उलट जो वाटर एक्टिविटी होती है वो कम होती है, यानी कि जो बैक्टीरियाज होते हैं उनकी वजह से स्पॉइलेज काफ़ी कम मात्रा में होता है, या फिर कहें तो होता ही नहीं है। ठीक है, चलिए इतना तो हमारा ये हो गया। इसके अलावा आपसे और क्या क्या पूछा जा सकता है? आपसे पूछेगा कि IMF जो एग्जाम्पल्स हैं, कुछ IMF के एग्जाम्पल्स दीजिए। ऐसे फूड बताइए जिनमें पानी बहुत होता है लेकिन वो स्पॉइल नहीं होते हैं। आप बताएंगे कि हनी होता है, जैम होता है, जेली होता है, राइसिन जो अभी हमने पढ़े थे वो होते हैं, खोआ होता है, ये सारी चीज़ें आप बता सकते हो। ठीक है, आपसे पूछेगा कि IMF जो है इसकी वाटर एक्टिविटी की रेंज बताएं आप कितनी होती है। आप बताएंगे कि 0.60 से 0.90 ये इतनी होती है, लेकिन ये फूड्स के अलग अलग कंटेंट पे भी निर्भर करती है। ठीक है, तो अगर फूड का स्पेशल मेंशन नहीं किया तब आप इतनी लगाएंगे, और फूड का अगर मेंशन कर दिया तो भाई फिर वो किसी से नहीं बनने वाला, क्योंकि इतने सारे फूड्स होते हैं, किस किस का आप याद रखोगे? इतनी सारी रेंज आपको याद रखनी होती है। ठीक है, आपसे पूछेगा कि क्या IMF रेफ्रिजरेशन में रखे जाते हैं? आप बोलेंगे नहीं रखे जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके अलावा IMF पैकेजिंग काफ़ी अच्छी होनी चाहिए और मॉइस्चर को न पकड़ती हो वो, और IMF सेल्फ लाइफ के लिए काफ़ी अच्छा इसको माना जाता है। ठीक है, तो 20 से 50% हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी सारी चीज़ें इसमें ऑप्शंस गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। फ्रोजन स्टोरेज ऑफ मोस्ट फूड्स एंड जनरली कैरीड आउट एट। अधिकांश खाद्य पदार्थों का जमे हुए भंडारण सामान्यतः इस तापमान पर किया जाता है, बताइए। अच्छा सवाल है ये भी। चलिए 18 डिग्री सेल्सियस, और वो भी कैसा? माइनस में। देखो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कुछ जो माइक्रोबियल ग्रोथ को फ्रीज कर देते हैं, यानी इतने टेम्परेचर पे माइक्रोब्स जो हैं वो ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे दोस्त, आने वाला सवाल है ये। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपसे और क्या पूछेगा? आपसे पूछेगा IQF टेम्परेचर आप बताएं कितना होता है। आप बोलेंगे -35 डिग्री से -40 डिग्री सेल्सियस तक होता है। ठीक है, ये सवाल पूछा जा सकता है। आपसे पूछ सकता है कि फ्रीजर बर्न क्या होता है। आप बताएंगे
कि मॉइस्चर लॉस हो जाता है, नमी कम हो जाती है और उससे वाइट पैचेस पड़ जाते हैं। वाइट पैचेस पड़ जाएंगे, उसी को हम बोलते हैं फ्रीजर बर्न, और ये उन्हीं में काम करता है जिनको हम रेफ्रिजरेशन के माध्यम से हम स्पॉइलेज से बचाते हैं खाने को। ठीक है, चलिए इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछेगा, कलर अच्छा नहीं है, कलर चेंज करते हैं। आपसे पूछेगा कि क्रायो प्रोटेक्टेंट्स ये कहाँ यूज किए जाते हैं, आप बताएंगे। ये मीट में यूज़ किए जाते हैं और एक सुरीमी होती है, इसमें यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, सिंपल सी कहानी है, ये चीज़ याद रखो। स्लो फ्रीजिंग का कोई डिफेक्ट बताओ आप, स्लो फ्रीजिंग का कोई नुकसान आपसे पूछ सकता है। आप बताएंगे कि एक तो लार्ज आइस क्रिस्टल्स बन जाते हैं और जो उसकी टिश्यू होती है खाने की, वो फ्रूट्स हो सकते हैं, कोई फूड हो सकता है, उसके टिश्यूज़ भी डैमेज हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि जो फास्ट फ्रीजिंग होती है उसका कोई एक एडवांटेज बताओ। एडवांटेज आपसे पूछेगा, तब आप बताएं कि इससे इसका जो टेक्सचर है वो बिगड़ता नहीं है, एकदम सेफ़ रहता है, जैसा आप उसमें रखेंगे वैसा का वैसा रहेगा और साथ ही आपके खाने को भी बचा के रखेगा। ठीक है, चलिए आपसे ये पूछ सकता है कि फिश का स्टोरेज बताओ। अगर फिश को लंबे समय तक अच्छे से रखना है तो कितना होगा, वही हो जाएगा जो हमने इसमें आंसर टिक किया है, -18 डिग्री सेल्सियस। इस पर वो बहुत लंबी सेल्फ लाइफ उनकी रहेगी। ठीक है, अच्छा आप मुझे एक सवाल बताएंगे कमेंट में कि क्या चिलिंग इज इक्वल टू फ्रीजिंग होता है क्या? बताइए, क्या चिलिंग इज इक्वल टू फ्रीजिंग, ये स्टेटमेंट अगर मैं आपसे बोल दूं तो क्या ये सही है या गलत है, बताइए इसको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इन कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर, आपसे बोल रहा है कि नियंत्रित वातावरण, कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में भंडारण में सेब के लिए प्राय ऑक्सीजन की सांद्रता लगभग कितनी रखी जाती है, बताइए। एप्पल के लिए आपसे पूछा है, चलिए बताइए कितना हो जाएगा। तो ये हो जाएगा भाई 2 से 3%, यानी ऑप्शन बी हमारा आंसर होगा। थोड़ा सा समझो, एप्पल्स की रेस्पिरेशन कम करने के लिए ऑक्सीजन को रिड्यूस किया जाता है, तो आपसे उसी का स्तर पूछ रहा है कि अगर सेब को लंबे समय तक आपको स्टोरेज में रखना है तो ऑक्सीजन का स्तर कितना वहाँ पे कम किया जाएगा। आप कहोगे 2 से 3%, इतने पे इसको रखना है। ठीक है, इसके अलावा आपसे और क्या क्या पूछ सकता है, आपसे बोलेगा कि CA और MA इसमें डिफरेंस क्या होता है। CA का मतलब मेरे भाई होता है कॉन्टीन्यूसली कंट्रोल्ड, ठीक है, और MA का मतलब यहाँ पे होता है मॉडिफाइड, जो कंट्रोल रहता है मॉडिफाइड वंस, इसको बोल सकते हो। ठीक है, इसके अलावा आपसे पूछ सकता है कि CO2 का लेवल कितना होता है एप्पल्स के लिए, तब आप बताएंगे 3 से 5%, यानी ऑक्सीजन का लेवल इतना होना चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड का CO2 का लेवल इतना होना चाहिए। आपसे टेम्परेचर पूछ सकता है इसके लिए, ठीक है, 0 से 4%, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस परसेंटेज में बोल रहा हूँ। ह्यूमिडिटी आपसे पूछ सकता है, तब आप बताएंगे कि 90 से 95%। एप्पल का ये देखो, ये सवाल जो मैंने आपसे पूछा है ना, ये PYQ है। ठीक है, अब इस PYQ का तो आंसर मैंने बता दिया। इसके अलावा अगर ऐसे ही सवाल पूछेगा तो इतनी सारी चीज़ें आपको पता चल गई। इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि जो एथिलीन स्कर्विंग मेथड होता है उसमें क्या चीज़ यूज हम करते हैं। चलो ये छोड़ो, ज़्यादा काम का नहीं है, चलो ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। केमिकल यूज्ड एज एन एथिलीन एब्जॉर्बर, आपसे पूछ रहा है कि फल भंडारण में एथिलीन अवशोषक के रूप में प्रयुक्त रसायन इनमें से कौन सा है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, सोडियम क्लोराइड है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सिट्रिक एसिड है और पोटेशियम परमैंगनेट आपको देखने को यहाँ मिलेगा। चलिए बताइए क्या हो जाएगा इसका। चलिए, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। हो सकता है पोटेशियम परमैंगनेट ऐसे ना लिख के आपको इस तरह से भी लिख के दे दे, तो आप परेशान मत होना। ठीक है, KMnO4 ऐसे भी बोल सकता है। पोटेशियम परमैंगनेट ये क्या करता है, ये जो एथिलीन होती है इसको ऑक्सीडाइज कर देता है, या फिर कहें ऑक्सीडाइज कर देता है। ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ें रहती हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, जो भी मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। और इस तरह से जो फल भंडारण रहते हैं, देखो मैं आपसे पहले कई बार बोल चुका हूँ, फिर से मैं एक बार कह रहा हूँ, कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले, क्वेश्चंस लगाने से पहले हमें एक बार ये पता होना चाहिए कि हम जिस यूनिट के बारे में पढ़ रहे हैं, 1 से 2 घंटा हम यहाँ दे रहे हैं, उसमें असल में सिलेबस में हमारे में पूछा क्या क्या गया है। ठीक है, क्या हम सही रास्ते पर जा रहे हैं कि नहीं। ठीक है, आंख बंद करके किसी पे भरोसा नहीं करना है, मुझ पे भी नहीं। इसीलिए पहले एक बार सिलेबस को देखेंगे, तब आपको वहाँ पता चलेगा कि फूड प्रिजर्वेशन के तरीके, फूड प्रिजर्वेशन करने के मेथड्स, इन सब के बारे में हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं। ठीक है, टेक्निक्स के बारे में जनरली इस पूरे यूनिट 4 में दे रखे हैं। और जो कि काफ़ी ज़्यादा एक सेंसिटिव सा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक ये यूनिट है जिससे सवाल आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पोटेशियम परमैंगनेट की हमने बात कर ली। मैंने आपको ये बता दिया कि फलों का जब भंडारण हम करते हैं वहाँ पे ये पोटेशियम परमैंगनेट एथिलीन को
ऑक्सीडाइज कर देता है और बाकी जो मॉइस्चर होगा उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। और ये खाना जो फ्रूट्स हैं हमारे, ये अच्छे से बहुत लंबे समय तक ठीक रहते हैं, ठीक है। चलिए, इसके अलावा आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है कि जो एथिलीन है ये क्या काम करती है, बताइए। ये साइंटिफिक इसका रोल क्या है फलों के भंडारण में। ये काम तो कर ही रहा है, इसके अलावा इसका काम रहता है दोस्त राइपनिंग हार्मोन। फलों को पकाने के लिए जिन हार्मोन्स की ज़रूरत रहती है उनको एक्टिवेट करने का भी ये काम करता है, ठीक है। चलिए, आपसे एक सवाल ये भी पूछ सकता है कि एथिलीन से मोस्ट सेंसिटिव फ्रूट्स कौन कौन से होते हैं, यानी इस एथिलीन से सबसे ज़्यादा सेंसिटाइज होने वाले फ्रूट्स इसमें से कौन कौन से हो सकते हैं। आप बताएंगे बनाना होता है, एप्पल होता है, पपाया। इतने बस काफ़ी हैं, इनसे काम आपका चल जाएगा, ठीक है। चलिए, आप मुझे एक चीज़ और बताइए, एथिलीन के कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स भी होते हैं क्या। आप कहेंगे बिल्कुल होते होंगे सर। येलोइंग होना, सॉफ्टनिंग हो जाना, स्पॉइलेज हो जाना, ठीक है। एक तो कलर येलो हो जाता है, बाकी जितनी जो हार्डनेस रहती है फ्रूट की वो कम होकर वो काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है। और सॉफ्ट स्किन जैसे ही उसकी आउटर लेयर हो जाएगी तो जितने भी बैक्टीरिया होंगे वो इसको स्पॉइल करना उनके लिए आसान हो जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट। निम्न में से कौन सा एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट नहीं है। देखिए, इस प्रकार के आसान सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं, ये मैंने बनाया नहीं है, ये एक PYQ है, ठीक है। और इससे रिलेटेड कई सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे और डाल रखे हैं। चलिए, तो बताइए कौन सा हो जाएगा। क्या ग्रेप होगा, बनाना, मैंगो या फिर पपाया। क्या होगा बताओ। ये हो जाएगा भाई ग्रेप, ठीक है। समझो, नॉन क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स हैं ना वो हार्वेस्टिंग के बाद भी पकते नहीं हैं वो। फिर से समझ लो, जैसे केला है, आम है और पपीता, ये जब इनको आप तोड़ते हो ये ग्रीन होता है, आम भी ये ग्रीन होता है, पपाया भी आपको ग्रीन दिखाई देता है। लेकिन जब ये पक जाते हैं तो पकने के बाद इनका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। और क्या सर इनका टेक्सचर बदलता है, टेस्ट बदलता है, बिल्कुल बदल जाता है। ये बहुत हार्ड होता है और बाद में ये सॉफ्ट हो जाता है। और इसका स्टार्टिंग में टेस्ट अलग होता है और पकने के बाद अलग हो जाता है। सेम मैंगो, जब ये ग्रीन होगा, कच्चा होगा, तब ये बहुत खट्टा होगा और पकने के बाद ये मीठा हो जाता है, हम इसको खाते हैं प्रॉपर। सेम पपीता, अगर इसको कच्चा खाओगे कड़वा लगेगा और बाद में फिर ये पकने के बाद अच्छा हो जाता है, टेस्टी हो जाता है, फिर हम इसको खा सकते हैं। लेकिन अंगूर की जब हम बात करेंगे, अंगूर को कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि अंगूर हम जो लेके आए वो कच्चे अंगूर हैं, है ना। क्यों? क्योंकि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट होते हैं, इनमें कोई पकने वकने का सिस्टम नहीं होता। ये जैसे होते हैं कि वैसा का वैसा इनको खाया जाता है। आप कहेंगे सर हमने तो कभी कभी येलो अंगूर भी देखे, वो एक अलग सी चीज़ होती है, वो एक अलग एक सेक्शन होता है जिसकी वजह से वो येलो होते हैं, ठीक है। लेकिन उसमें इन सब चीज़ों के जितना इम्पैक्ट उसका नहीं होता है, ठीक है। चलिए, अब देखो, हमने यहाँ पे बताया कि नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट का एग्जाम्पल। अब आपसे पूछ सकता है कि क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स रहते हैं उनके एग्जाम्पल्स, तो बनाना, मैंगो, पपाया, एप्पल, ये सारे के सारे क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स होते हैं उनके एग्जाम्पल्स रहते हैं, ठीक है। चलिए सर, नॉन क्लाइमेट्रिक का कोई और एग्जाम्पल दे दीजिए, कोई और भी होता है क्या, बताओ। देखो, ऑरेंज होते हैं। अब ऑरेंज मुझे बताओ, जैसे हम लेके आते हैं कलर भले ही चेंज हो जाए, ऑरेंज हम जैसे लेके आते हैं वैसे ही तो होते हैं। ऐसा कभी हुआ है कि ऑरेंज कच्चे निकल जाए? बिल्कुल नहीं। पाइनएप्पल हम लेके आते हैं, कभी ऐसा होता है कि कच्चा निकल जाए? नहीं। मीठा कम हो सकता है, ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पाइनएप्पल कैसा होगा, जैसा कच्चा है वैसा ही होगा। मतलब उसका कोई एक टाइम पीरियड नहीं है जिस पे वो पकता है, ठीक है। चलिए, इसके अलावा मुझे बताओ, क्लाइमेट्रिक जो फ्रूट्स रहते हैं, जो मैंने नीचे ऑप्शंस लिखे हैं, केला, आम, पपीता, इनमें मुझे बताओ कि कौन सी गैस है जो सबसे अच्छा रोल निभाती है। तो उसके लिए हो जाएगा एथिलीन, जो मैंने अभी अभी आपको ऊपर समझाया था। यहाँ पे एथिलीन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अच्छा, ये जो केला है ना, इससे एक सवाल और भी बनता है। वो आपसे ये पूछ सकता है कि ऐसा एक फ्रूट बताइए जो हार्वेस्टिंग का मतलब उसको तोड़ लेने के बाद भी वो पकता जाता है, पकता रहता है। तो आपने देखा होगा, तोड़ने के बाद मार्केट में आ जाता है, वहाँ से तोड़ के हम घर ले आते हैं, उसके बाद भी वो पकता रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है, अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ एसेप्टिक पैकेजिंग इज। एसेप्टिक पैकेजिंग का एक विशिष्ट उदाहरण इनमें से बताइए। पेपर बैग, प्लास्टिक ब्रेड बैग, टेट्रा पैक ड्रिंक कार्टून या फिर ग्लास बॉटल ऑफ ऑयल। इसका आंसर हो जाएगा, मैंने इसको बताया था आपको पढ़ाते समय, टेट्रा पैक ड्रिंक कार्टून, ये इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। समझो, एसेप्टिक पैकेजिंग इज इक्वल टू, ऐसे मान लो, खाने को स्टेराइल करना, पैकेज को स्टेराइल करना और दोनों को स्टेराइल वातावरण में पैक करना। समझो, जैसे एग्जांपल के लिए ये कोई फूड है,
पहले इसको स्टराइल करेंगे हम, इसके बाद इसको किस चीज़ में पैक करना है उस पैकेजिंग को भी स्टराइल करेंगे, और ये जब दोनों हो जाएंगे तो इस स्टराइल एटमॉस्फेयर में ही बिना कोई हाथ लगाए मशीन्स के द्वारा इसको पैक किया जाता है। ठीक है, इस तरह से इसको पैक किया जाता है। इसमें दो अलग अलग प्रोसेस होते हैं। पहले तो क्या होता है समझो, UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग पे 135 से लेकर के 150 डिग्री सेल्सियस तक 2 से 5 सेकंड के लिए इसको पहले गर्म किया जाता है। ठीक है, इसको हम कहते हैं कि फूड को स्टराइज कर दिया हमने। इसके बाद फिर होता है मेरे भाई पैकेजिंग को स्टराइल किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड या फिर हीट से इसको किया जाता है। इसके बाद मैंने जैसा बताया वातावरण, जिसको हम बोलते हैं एसेप्टिक चैम्बर बनाना। ठीक है, वहाँ पे 0 माइक्रोब एनवायरनमेंट होता है, मतलब कोई भी माइक्रोब्स वहाँ हो नहीं सकते हैं किसी भी तरह के। ठीक है, इसके बाद फिर लास्ट होता है हर्मेटिक सील कर देना, यानी कि एयर एंट्री को बिल्कुल बंद कर दो, इस प्रकार से उस खाने को सील करो। इसके बिना प्रिजर्वेटिव्स के खाना महीनों चलता है, मतलब इससे क्या होता है, बिना प्रिजर्वेटिव डाले ही खाना महीनों तक चलता है। काफ़ी शानदार ये पैकेजिंग होती है, एसेप्टिक पैकेजिंग, जिसको हम टेट्रा पैक, ये वाली पैकेजिंग यानी ड्रिंक कार्टून में इसमें इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें इतना ध्यान रखेंगे। एग्जाम्पल आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन से होते हैं टेट्रा पैकेजिंग के, तब आप यहाँ पे आसानी से बता सकते हो। जैसे अमूल के जो ताज़ा UHT जो मिल्क होता है वो हो जाएगा, टेट्रा का जो जूस आता है वो, रेडी सूप होते हैं वो। अब और कौन कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, वही अल्ट्रा हाई टेम्परेचर प्रोसेसिंग का टेम्परेचर लिमिट और टाइम कितना होता है वो तो आप बता ही दोगे, 135 से 50 डिग्री तक और 2 से 5 सेकंड के लिए किया जाता है। टेट्रा पैक में टोटल कितनी लेयर्स होती हैं, सुपर इंपॉर्टेंट मेरे भाई, यहाँ से आपसे पूछा जा सकता है कितनी लेयर्स होती हैं, तब आप यहाँ पे बता देंगे कि इसमें 6 लेयर होती हैं। ठीक है, पेपर की भी होती है, एल्यूमिनियम की भी फॉइल होती है, इस तरह से आप याद रखेंगे, लेकिन टोटल कितनी 6 लेयर होती हैं इसमें पूछा जा सकता है। इसके अलावा एक और सवाल पूछ सकते हैं कि एसेप्टिक पैकेजिंग और कैनिंग में क्या फ़र्क होता है, दोनों लगभग एक जैसे होते हैं। तो देखो, कैनिंग में हम क्या करते हैं, खाने को और कैन में डाल के दोनों को एक साथ हीट देते हैं, लेकिन एसेप्टिक पैकेजिंग में हम खाने को और पैकेज को दोनों को अलग अलग हीट देते हैं, मतलब अलग अलग स्टरलाइज करते हैं और उसके बाद फिलिंग उसमें करते हैं। ठीक है, छोटा सा एक इसमें टेक्निकल अंतर होता है। इसके अलावा एक सवाल आपसे और पूछ सकता है कि किस फूड में एसेप्टिक पैकेजिंग सबसे कॉमन होती है, आप बोल देंगे वही सेम जो UHT वाला, जो अल्ट्रा हाई टेक्नोलॉजी पे गर्म, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे गर्म हुआ मिल्क होता है, जूसेस होते हैं, लिक्विड जो एग्स होते हैं, सूप्स होते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल मेरे भाई किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे कि सामान्यतः मक्खन की पैकिंग के लिए किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है, डैश का प्रयोग किया जाता है, बताइए भाई किस चीज़ का करेंगे, बताओ। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि पार्चमेंट पेपर। समझो, यहाँ लिखा हुआ है मेरे भाई बटर। ये बटर के लिए दो चीज़ें आपको याद रखनी है। एक तो देखो, बटर में क्या होता है, फैट होता है, और ये जो फैट है ना, दो चीज़ों से सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइज होता है। कैसे, एक तो लाइट से और दूसरा ऑक्सीजन से, इनसे हो जाता है ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, तो इससे हो जाएगी रेंसिडिटी, यानी गंदी बदबू इसमें से आएगी, कलर भी इसका खराब हो जाता है। इसलिए बटर को ऐसे मटेरियल में पैक करते हैं कि वो लाइट से भी बचाए और मॉइस्चर से भी बचाए और ऑक्सीजन से भी बचाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे सूटेबल जो पैकेजिंग होती है उसको हम बोलते हैं पार्चमेंट पेपर। इसको ध्यान रखना, बिल्कुल आ सकता है। चलिए, आपसे पूछेगा दूसरा सवाल इसी में से कि बटर की रेंसिडिटी का कारण क्या होता है। मैंने जैसा आपको बताया, घुमा के पूछ सकता है इससे, आप बोल रहे हैं कि फैट का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जैसे और भी डिटेल में पूछे तो एल्डिहाइड कीटोन्स हैं वो फॉर्म हो जाते हैं, वो बन जाते हैं, इसकी वजह से रेंसिडिटी हो जाती है और इसकी वजह से वो जो भी चीज़ होगी वो ख़राब हो जाएगी। ठीक है, बटर का आइडियल स्टोरेज कितना टेम्परेचर होता है, ये आपसे पूछ सकता है, उसको बता देना 5 डिग्री सेल्सियस ये। ठीक है, बटर में मेन फैट का टाइप कौन सा होता है, फिर आप उसमें बता देंगे कि सर मिल्क जो फैट होगा उसमें शॉर्ट चेन फैटी एसिड ये होता है जो कि जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा, कटे हुए फल व सब्जियों में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग मुख्यतः किस कारण से होती है। सुपर सवाल है, अच्छा सवाल है, कई बार मैं इसको आपको बता चुका हूँ, बताइए क्या हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारा हो जाएगा। ये देखिए, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज द्वारा फिनॉइल यौगिकों का ऑक्सीकरण करके ये होता है। ठीक है, थोड़ा सा समझ लीजिए, जैसे कटे हुए फ्रूट्स होते हैं, एप्पल, बनाना, पोटैटो, थोड़े समय बाद आपने देखा होगा इनका कलर ऊपर की स्किन का चेंज हो जाता है, इसी को हम बोलते हैं ब्राउनिंग हो जाना, एंजाइमेटिक ब्राउनिंग हो जाना। याद रखना, पॉलीफेनॉल ऑक्सीडेज PPO, ऑक्सीजन की प्रेजेंस
और फिनोलिक कंपाउंड्स, ये 3 चीज़ें हमको ज़रूरी होती हैं जिससे एक रिएक्शन होती है, जिसमें मैं आपको बता देता हूँ एक बार कि एक होगा पॉलीफिनॉल, ये क्विनोन्स में बनेगा। इसके बाद ब्राउन पिगमेंट बनते हैं जिनसे ब्राउनिंग मानी जाती है या ब्राउनिंग हो जाती है। तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, बाकी सारी चीज़ें गलत हो जाएंगी। थोड़ी चीज़ें आपसे क्या क्या पूछ सकता है वो देख लो। आपसे पूछेगा कि ये जो पीपीओ है इसी को हम शॉर्ट में पीपीओ बोलते हैं, पॉलीफिनाइल जो ऑक्सीडेशन है, ऑक्सीडाइज है, इसी को हम पीपीओ बोलते हैं। बोलेगा इसको इनएक्टिव कैसे किया जाता है, आपसे घुमा के सवाल पूछेगा, तब आप बोलेंगे कि सर हम ब्लांचिंग करके इसको रोक सकते हैं। दूसरा हम रोक सकते हैं एसिडिक इसको बना दो, यानी जैसे जो आलू आपने काट के रखा है उसकी जो स्किन है उसको ब्राउन होने से पहले आप उस पर नींबू निचोड़ दो या फिर नींबू का लेपन कर दो, सॉल्ट डाल दो या फिर कोल्ड स्टोरेज में रख दो। ऐसे करके हम ब्राउनिंग से बचा सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछा जा सकता है कि किस फ्रूट में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग सबसे ज़्यादा हाई होती है। सबसे ज़्यादा एंजाइमेटिक ब्राउनिंग किस में हाई होती है, तब आप बताएंगे कि एप्पल में होती है। इसके अलावा पियर होते हैं, बनाना होते हैं, पोटैटो होते हैं, सब में होती है, लेकिन सबसे हाईएस्ट पूछेगा तो एप्पल आप लगा देंगे। इतना आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग का कोई एग्जांपल बता दो। एक तो होगी एंजाइमेटिक ब्राउनिंग, एक होती है नॉन एंजाइमेटिक। सारी चीज़ें मैं पहले जाने कितनी बार बता चुका हूँ, एक बार फिर से आपको बता देता हूँ। नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग की हम बात कर रहे हैं, दो याद रख लेना, एक तो होती है मेलार्ड रिएक्शन, ठीक है, और एक होती है कैरेमलाइजेशन। लास्ट टाइम मैं इसको बताया था पूरे अच्छे तरीके से आपको, सवाल ही इसी से था, मेलार्ड रिएक्शन से वो, ठीक है। इसके अलावा एंटी ब्राउनिंग एजेंट आपसे पूछेगा तो आप क्या बोलेंगे, एक तो एस्कॉर्बिक एसिड बता देंगे, वही जिसमें खट्टी चीज़ हो। इसके बाद सल्फाइड्स होते हैं SO2, उनको भी आप बता सकते हो, ठीक है। ये चीज़ बिल्कुल आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ आपसे और पूछी जा सकती है कि ये जो PPO हैं इनकी pH कैसी होती है, एसिडिक होते हैं या फिर ये एल्कलाइन होते हैं। तो ये भाई एसिडिक होते हैं, 5 के आसपास इनकी pH होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। द मेन पर्पज ऑफ ब्लांचिंग वेजिटेबल्स बिफोर फ्रीजिंग, सब्जियों को फ्रीज करने से पहले ब्लांचिंग का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। देखिए अभी हमने थोड़ा सा डिस्कशन इसको किया था, अब इसको अच्छे से हम इसमें समझेंगे। बताइए क्या होता है। आप बताएंगे कि इसमें मेरे भाई इनएक्टिव करना होता है हमको एंजाइम्स को, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब थोड़ा सा समझो इसको, ब्लांचिंग क्या होता है, कैसे करते हैं। जैसे हमने वेजिटेबल्स को लिया, ठीक है, इसको हम 1 से लेकर के 5 मिनट तक गर्म पानी होगा या फिर स्टीम होगी उसमें हम इसको पहले रखेंगे, और इसके बाद जाकर भाई इसका मेन, लेकिन आप पूछेंगे सर इसका मेन पर्पज़ क्या है, क्यों कर रहे हैं। देखो एंजाइम्स होते हैं कुछ जो मैंने अभी आपको बताया, एक तो PPO है ना, इसके बाद पेरोक्सीडेज भी होता है एक, इनको हमें इनएक्टिव करना रहता है। देखो दो तरह से चीज़ें खराब होती हैं, या तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो चीज़ों को ख़राब करते हैं खाने को, या फिर एंजाइम्स खाने को ख़राब करते हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं एंजाइम्स की। एंजाइम्स में किसकी बात कर रहे हैं, एक तो PPO हो जाएगा आपका, इसके अलावा एक और अगर आपसे पूछे तो पेरोक्सीडेज आप याद रखेंगे, ठीक है। अब इनको हमें इनएक्टिव करना पड़ेगा, इसके बाद ही हम इसको बचा पाएंगे। अब इसको इनएक्टिव करने के लिए हम ब्लांचिंग का यूज़ करते हैं, और ब्लांचिंग को मैंने आपको बता दिया, वेजिटेबल को पहले 1 से 5 मिनट तक गर्म पानी में या तो हम उबालते हैं या हम इनको स्टीम देते हैं। इससे क्या होता है, इसका कलर, इसका फ्लेवर, इसका टेक्सचर, ये सब के सब प्रिजर्व रहते हैं, कुछ भी ख़राब नहीं होता। हाँ टेक्सचर ज़रूर इसका थोड़ा सा ख़राब हो जाता है, और वो भी किसका, जो लीफ, जो पत्तीदार सब्जियां होती हैं केवल उनका, ठीक है। बाकी सारी की सारी चीज़ें बिल्कुल सेफ रहती हैं, ठीक है। चलिए आपसे पूछेगा कि जो ब्लांचिंग हमने पढ़ी अभी, इस ब्लांचिंग का टेम्परेचर का रेंज कितना होता है, 90 से 100 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। आपसे पूछेगा कि ब्लांचिंग टेस्ट में कौन से एंजाइम्स को देखते हैं हम, आप बताएंगे पेरोक्सीडेज टेस्ट किया जाता है इसमें, ठीक है। ब्लांचिंग के बाद तुरंत कूलिंग क्यों करते हैं हम, मैंने ऐसा बताया कि यहाँ पे पहले ब्लांचिंग में स्टीम देने के बाद फिर इसको हम कूल डाउन करते हैं। तो आपसे पूछेगा कि कूलिंग क्यों की जाती है, तब आप बोल रहे हैं कि जो ओवर सॉफ्टनिंग रहती है, ओवर सॉफ्टनिंग जो होगी उससे बचाने के लिए हम ऐसा करते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा आपसे ये पूछ सकता है कि कौन सी सब्जियों में ब्लांच हम नहीं कर सकते हैं। ये सवाल पूछ ले तब आप बताएंगे ओनियन का हम ब्लांचिंग नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि जैसे ही हम इसको हीट देंगे क्योंकि उसमें सल्फर होता है, इसका फ्लेवर लॉस हो जाता है। इसके अलावा कैप्सिकम है, क्या इसको कर सकते हैं, इसको भी नहीं करते, क्योंकि कैप्सिकम का कलर लॉस हो जाता है और ओनियन का फ्लेवर लॉस हो जाता है, इसलिए हम दोनों को नहीं कर सकते। ये आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है दोस्त। चलो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
चलो बताओ, क्वेश्चन नंबर 15, द मोस्ट कॉमन मोल्ड कॉजिंग स्पॉइलेज ऑफ ब्रेड। ब्रेड के खराब होने के लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी सामान्य फफूंद इनमें से कौन सा है? बहुत आसान सा सवाल है, आप आसानी से इसको बता सकते हो। पहले वाले सवाल में मैंने इसका आंसर बता दिया था, राइजोपस स्टोलोनिफर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ब्रेड पे एक वाइट और ब्लैक कॉटन जैसे मोल्ड हो जाता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि ब्रेड को आप अगर आपने 1-2 दिन अगर रखा, छोड़ दिया कहीं खुले में, तो अब आप उसको देखते हो कि वाइट और ब्लैक कलर का कॉटन जैसा कुछ आपको ऊपर दिखता है ना, वही मोल्ड होता है, उसी का नाम होता है मेरे भाई राइजोपस सोलोनिफर। ठीक है, चलो इसको हम बोलते हैं ब्लैक ब्रेड मोल्ड, यहाँ ध्यान रखना है इसको। बाकी चीज़ें आपसे क्या क्या पूछी जा सकती हैं वो थोड़ा सा याद रखो। राइजोपस के बारे में क्या क्या पूछ सकता है, आपसे पूछेगा ये किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है, आप इसको बोलेंगे कि सर ये फिलामेंटस मोल्ड है ये। ठीक है, चलो आपसे पूछेगा कि ब्रेड में मोल्ड क्यों जल्दी जल्दी उगाते हैं या क्यों जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं वहाँ पे, तो मैंने आपको बताया था, एक तो वो सॉफ्ट होता है, स्टार्च उसमें होता है, मॉइस्चर भी उसमें होता है और सॉफ्ट भी होता है वो। ठीक है, इसकी वजह से उसमें जल्दी जल्दी ग्रोथ करते हैं ब्रेड। और बाकी सारी की सारी चीज़ें मैं आपको पहले इसमें डिस्कस करके बता चुका हूँ पहले वाले क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो राइजोपस स्टोलोनिफर हमारा हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं। आपसे पूछ रहा है फ्लैट सोर स्पॉइलेज ऑफ कैंड फूड इज़ मेनली कॉज्ड बाय। कह रहा है डब्बा बंद खाद्य पदार्थों में जो फ्लैट सौर होता है वो खराबी मुख्यतः किसके कारण होती है, ये आपको बताना है यहाँ पे। बताइए, आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी, थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया। थोड़ा सा समझ लेते हैं, फ्लैट सोर स्पॉइलेज में होता क्या है। एक तो होता है मेरे भाई एसिडिटी बढ़ जाती है खाने की, दूसरा स्मेल आती है कि नहीं, बताओ, स्मेल नहीं आती है। चलो आप मुझे बताएंगे कि जो कैन होती है, यानी कोई कुछ ऐसे खाने जो कैन में पैक होते हैं, पैक होके आते हैं, क्या वो स्वेलन हो जाते हैं क्या, यानी कि वो क्या फूल जाती है क्या? तो आप कहेंगे नहीं होता है ऐसा भी। इसके अलावा बताओ खाना कैसा टेस्ट देगा, खट्टा देगा, सोर देगा, ये तो इसमें दिया ये सवाल में। चलिए तो आंसर तो हमारा डी हो ही गया, लेकिन इसके अलावा और क्या क्या इससे पूछा जा सकता है वो आप बताएंगे। एक तो आपसे पूछा है कि थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया, ये तो आपको समझ आ गया कि ये फ्लैट खट्टी स्मेल देगा या खट्टा टेस्ट देगा डब्बा बंद खानों में। आपसे इसके एग्जांपल्स पूछ ले कि बताओ कोई एग्जांपल बता दो जो थर्मोफिलिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया हो। ठीक है, चलिए तो आप इसका आंसर बता देंगे मेरे भाई, एक तो बैसिलिस हो जाएगा, एक क्लोस्ट्रीडियम हो जाएगा, दो बता देंगे काम हो जाएगा। इसके अलावा टेम्परेचर की रेंज आपसे पूछ लेगा, तब टेम्परेचर की रेंज आप बताएंगे 40 से 60 डिग्री सेल्सियस हो सकती है, इसीलिए तो इनको थर्मोफिलिक जोन कहते हैं। तो इसलिए तो इनको थर्मोफिलिक बैक्टीरिया कहते हैं, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा होता है इनका सर्वाइव करने का, इनका ग्रोथ करने का। आपसे ये पूछा है कैन स्वेल क्यों नहीं होती है इसमें, बताओ, क्योंकि गैस का प्रोडक्शन नहीं होता है, सिर्फ एसिड एसिड बनता है। जहाँ पर गैस का भी प्रोडक्शन होगा वहाँ पर कैन स्वेल कर जाती है, वो भी आगे जाके पढ़ेंगे हम कहाँ पर होता है। कौन से फूड में कॉमन होता है, आपसे ये पूछेगा, आप बता देंगे कि सर ऐसा खाना जहाँ पे एसिड लो होगा वहाँ पे ये हो जाता है और ये पूरा प्रॉपर एसिड बना देता है। ऐसी आप ऐसे मान के चलो, कोई ऐसी वेजिटेबल, टोमेटो को ले लो सबसे पहले, टोमेटो को अगर आप लेंगे और कैन में अगर पैक करके लेके आएंगे तो उसके साथ ऐसा हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए स्टरलाइजेशन फेल हो जाता है यहाँ पे, ये भी आप याद रखेंगे। बाकी हीट रेसिस्टेंट जो स्पोर्ट्स होते हैं वो इसकी मेन कल्प्रिट होते हैं। लिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, कह रहा है आपसे रिकमेंडेड टेम्परेचर रेंज फॉर हाउस होल्ड रेफ्रिजरेशन ऑफ पेरिशेबल फूड। नाशवान खाद्य पदार्थों के घरेलू रेफ्रिजरेशन के लिए अनुशंसित तापमान की सीमा यहाँ पे कितनी होती है, ये आपको यहाँ पे बताना है। अच्छा सवाल है ये भी, चलिए बताइए कितनी हो जाएगी। मैं बता चुका हूँ इसको, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस, इतना आप याद रखें। डोमेस्टिक फ्रीज का एक सेफ जोन इसी को माना जाता है, ऐसे भी आपसे पूछ सकता है। ठीक है, 0 से 4 डिग्री सेल्सियस। इस टेम्परेचर पर क्या इसकी खासियत होती है, माइक्रोबियल जो ग्रोथ है वो स्लो हो जाती है, एंजाइमेटिक एक्टिविटी कम हो जाती है। खाने को ख़राब करने की दो ही चीज़ें रहती हैं, एक तो माइक्रोबियल माइक्रोब्स और एक एंजाइम्स होते हैं। तो एंजाइम्स की एक्टिविटी भी कम हो जाती है और माइक्रोब्स की ग्रोथ भी इस पर स्लो हो जाती है, इसलिए ये सबसे अच्छा होता है और घरों में ये यूज हम करते हैं फ्रिज में। ठीक है, चलिए और सवाल क्या क्या पूछ सकता है, आपसे ये पूछ सकता है कि चिलिंग इंजरी, सुपर इंपॉर्टेंट सवाल है मेरे भाई, एक बार ये FSSAI के पेपर में पूछा जा चुका है। चिलिंग इंजरी ये किस टेम्परेचर पर होती है, तब आप बता दें कि 7 डिग्री सेल्सियस पे ये होती है, सॉरी 7 डिग्री सेल्सियस से कम पे ये होती है। ठीक है, और किस प्रकार के फ्रूट्स में होती है, तो आप वो भी बता देंगे कि सर ये ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स होते हैं, ठीक है, ट्रॉपिकल जोन में जो फ्रूट्स होते हैं उगते हैं उन पर ये होता है। ठीक है, फ्रीजिंग, आपसे एक सवाल और पूछ सकता है कि जो फ्रीजिंग होती है, देखो एक फ्रीजिंग होती है, एक रेफ्रिजरेशन होता है, ये दोनों की दोनों ही टेक्निक होती हैं। आपसे पूछा कि फ्रीजिंग है वो किस टेम्परेचर पे की जाती है,
-18 डिग्री सेल्सियस, एक सवाल ये पूछ सकता है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, जो मैं पहले भी आपसे कई बार डिस्कस कर चुका हूँ, जिनको नहीं पता वो यहाँ याद कर लो कि डेंजर जोन टेम्परेचर ये किस चीज़ को बोलते हैं। 5 डिग्री सेल्सियस से 7 डिग्री सेल्सियस इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए इसके अलावा एक चीज़ और बताओ, आपसे ये पूछ ले कि जो सिक्रोट्रॉपिक या हम कहें साइक्रोट्रॉपिक, साइक्रो जो ट्रॉपिक्स या ट्रॉप्स होते हैं ये ग्रो करते हैं किस टेम्परेचर पे, तब आप बताएंगे 0 से 20 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं। ठीक है, बस इतनी सी कहानी याद रखेंगे तो आपका काम हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब बताइए, कुछ फलों पर बैक्स की कोटिंग की जाती है, वो मुख्यतः किस लिए की जाती है, ये आपको बताना है। बहुत शानदार सवाल है मेरे भाई, बताओ। चलो, रिड्यूज मॉइस्चर लॉस एंड रेस्पिरेशन। ठीक है, आंसर हमारा ऑप्शन ए हो जाएगा। थोड़ा सा समझ लो, बैक्स की कोटिंग की जाती है फ्रूट्स की स्किन पे, ये एक बैरियर बना देती है, एक लेयर बना देती है, जिससे क्या होता है, एक तो रेस्पिरेशन कम हो जाता है खाने का, जो फ्रूट्स होते हैं उनका। इसके अलावा जो मॉइस्चर है वो भी कम हो जाता है, जो कि यहाँ दिया है, मॉइस्चर कम हो जाएगा और रेस्पिरेशन भी इसका कम हो जाएगा। इसके अलावा इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी। क्यों बढ़ जाएगी? क्योंकि रेस्पिरेशन और आपने मॉइस्चर दोनों को कंट्रोल कर दिया इस लेयर को बैक्स की कोटिंग करने के बाद। ठीक है, चलो, बैक्स की कोटिंग किन फ्रूट्स पे की जाती है, कोई एग्जांपल बता सकते हो? एप्पल हो जाएगा, या कोई भी खट्टे फल सिट्रस फूड होंगे उन पे किया जाएगा, ककम्बर होगा उस पर हम कर सकते हैं। बैक्स की कोटिंग किस केमिकल से की जा सकती है, ये आपसे सवाल पूछ सकता है। देखो लिख लो, एक तो हो सकता है आपका पैराफिन बैक्स। ठीक है, इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप बोलेंगे बीज बैक्स, जो मधुमक्खी वाला इसमें इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक पूछ सकता है आपसे कार्नोवा बैक्स, ये आपकी ज़्यादा जानकारी के लिए आपको बता दिया मैंने। इसके अलावा मुझे बताओ, बैक्स की जो कोटिंग है, बताओ गैस एक्सचेंज को कम करेगी या ज़्यादा करेगी? भाई गैस को तो कम ही कर देगी ना, क्योंकि वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएगी, तो गैस एक्सचेंज कम हो जाएगी। ऐसे भी आपसे पूछ सकता है इस स्टेटमेंट में। बैक्स कोटिंग के साथ कौन कौन सी टेक्नोलॉजी की जाती है, कौन सी टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाती है? आप बोलेंगे MAP। MAP का फुल फॉर्म होता है मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग। ठीक है, यानी हम उसकी एटमॉस्फेयर को अपने हिसाब से क्या कर देते हैं, मॉडिफाई कर देते हैं। हमको क्या चाहिए, कौन सी गैस ज़्यादा चाहिए, कौन सी गैस कम चाहिए, तो ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, एक्स्ट्रा एक और फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ मेरे भाई, बैक्स कोटेड जो एप्पल्स हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के माने जाते हैं। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। तो ये हमने समझ लिया सारी की सारी चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। ये पूछ रहा है, अनाज के दीर्घकालिक सुरक्षित भंडार के लिए उनकी नमी लगभग कितनी होनी चाहिए? बहुत अच्छा सवाल है, बताइए। तो आंसर हो जाएगा 12%, ऑप्शन डी, जो कि नीचे है। चलो अब थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। देखो अनाज मतलब ग्रेन्स की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो ग्रेन्स तभी सेफ होंगे जब उनमें मॉइस्चर कम होगा। कितना होगा? 12% के आसपास होगा। कहीं पे 11% दिख जाए तो एकदम नाचने मत लग जाना पागल होके। ठीक है, ये एकदम से एग्जैक्ट नहीं होते हैं। अगर आपको ऑप्शन देगा तो ऐसे नहीं देगा 10, 11, 12 बताओ कौन सा इनमें से सही। आपको देगा 11% दे दिया, 17 दे दिया, 21 दे दिया, इस तरह से इतना वेरिएशन कम से कम लेके आपको देगा, इतनी रेंज लेके देगा। तो 12% में एग्जैक्ट आपको यहाँ बता रहा हूँ, लेकिन 11 हो या 13 हो तो इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें होता क्या है, इसमें जो इंसेक्ट की इन्फेस्टेशन होती है और फंगल होते हैं उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। सिंपल कहानी है, इंसेक्ट होंगे, फंगल होंगे, उनकी ग्रोथ कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि मॉइस्चर हमने कम करके कितना कर दिया, 12% के आसपास कर दिया। सवाल इससे और क्या क्या पूछ सकता है, बताओ। आपसे पूछेगा कि जो इंसेक्ट्स होते हैं उनके एक्टिव रहने के लिए मॉइस्चर कितना लगभग होना चाहिए, तो 14% होना चाहिए। ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा होना चाहिए। समझ आया? और हमने कितना कर दिया यहाँ पे, 12% कर दिया। आपसे पूछेगा जो फंगल रहते हैं, फंगस होते हैं, उनकी ग्रोथ के लिए मॉइस्चर कितना होना चाहिए? आप बोलेंगे 16% या तो हो या उससे ज़्यादा हो, और हमने यहाँ पे कितना कर दिया, 12%। तो न तो यहाँ पे मेरे भाई जो फंगस हैं वो काम करेंगे, न इंसेक्ट यहाँ पे काम करेंगे। समझ आया? चलिए, इसके अलावा ग्रेन स्टोरेज के लिए आपका टेम्परेचर का अगर रेंज पूछ ले, मैंने यहाँ पे क्या बताया आपको, मॉइस्चर का रेंज बताया। यहाँ पे टेम्परेचर का पूछ लेगा तो 10 से 25 डिग्री सेल्सियस, इतना याद रखेंगे। ठीक है, और डिपेंड भी करता है किस रीजन में कर रहे हो। आप कश्मीर में करोगे तो ये अलग हो जाएगा, और आप तमिलनाडु में करोगे तो अलग हो जाएगा। लेकिन एक एवरेज हम लेकर के चलते हैं, वो 10 से 25 डिग्री डिपेंड इस पर करता है वो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। द मेन फंक्शन ऑफ LDPE फिल्म इन फूड पैकेजिंग इज टू।
प्रोवाइड क्या होता है बताइए। खाद्य पैकेजिंग में एलडीपीई फिल्म की मुख्य भूमिका क्या प्रदान करना होती है बताइए। लाइट बैरियर, मॉइस्चर बैरियर, या फिर यांत्रिक मजबूती, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, या फिर हीट रेसिस्टेंस बताइए। अच्छा सवाल है ये वाला भी। देखो मॉइस्चर का बैरियर ये यहाँ पे बहुत काम का है हमारा। चलिए एल डी पी ई का फुल फॉर्म क्या होता है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेगा, तब आप इसको बताएंगे कि लो डेंसिटी पॉली एथिलीन। ठीक है, लिख दूं क्या, लिख देता हूँ लो, वैसे तो मैं इतना सुंदर लिखता हूँ समझ भी नहीं आता होगा, पॉली एथिलीन। ठीक है, क्या करते हैं इससे, क्या हो जाता है इससे बताइए। एक तो फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाती है, मॉइस्चर बैरियर का काम करता है, मॉइस्चर को आने नहीं देता ना निकलने देता है, और ये मिल्क होते हैं ना उनकी जो फिल्म होती है उसके लिए एक्चुअल में इसको यूज़ किया जाता है ना, जो पाउचेस रहते हैं उनमें इसको यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन ऑक्सीजन बैरियर जो है ना ये काफ़ी थोड़ा बहुत ज़्यादा इतना हैवी नहीं होता है, फिर भी ऑक्सीजन थोड़ी बहुत यहाँ पे जाती है। ठीक है, मॉइस्चर को तो रोक देता है लेकिन ऑक्सीजन को ज़्यादा ये रोक नहीं पाता, इतना आप याद रखेंगे। बाकी आपसे और क्या क्या चीज़ें पूछी जा सकती हैं वो समझो। एक पूछेगा आपसे ऑक्सीजन बैरियर के लिए बेस्ट क्या होता है। हमने अभी यहाँ पे क्या देखा, मॉइस्चर बैरियर के लिए हमने देखा, क्या देखा, एलडीपीई फिल्म को देखा। आपसे पूछ सकता है कि ऑक्सीजन जो बैरियर होते हैं वो बेस्ट कौन से होते हैं। ऑक्सीजन बैरियर के बारे में पूछेगा तब आप बता दें EVOH। इसी तरह से आपसे सवाल पूछेगा PVDC, बस इतना काम हो जाएगा आपका। एलडीपीई को कहाँ यूज़ किया जाता है, अगर आपसे ये पूछे तो एलडीपीई को कहाँ यूज़ किया जाता है। आप बोलेंगे सर ब्रेड के पैकेजिंग में इसका यूज़ किया जाता है, मिल्क के पाउच बनते हैं उनमें यूज़ किया जाता है, वेजिटेबल जो पैक्ड आती हैं उन बैग्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। दो चीज़ें होती हैं, एक तो होता है एलडीपीई, ठीक है, ये थोड़ा रिगिड होता है या रिजिड जो भी आप बोलें इसको। एक होता है एलडीपीई, इसकी जब हम बात करें मेरे भाई तो ये फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, और हम यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं बताओ, एलडीपी पढ़ रहे हैं एचडीपी, हम पढ़ रहे हैं एलडीपी जो फ्लेक्सिबल होता है। एलडीपी कैसा होता है, ये रिजिड रहता है, जैसे दूध का पाउच होता है ना, आप उसको दबाते हो तो दब जाता है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है उसके अंदर। ठीक है, चलो इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बताओ कि मिल्क का जो पाउच होता है उसमें कितनी लेयर होती हैं। ये भी आपसे सवाल पूछा जा सकता है, मिल्क के पाउच में कितनी लेयर होती हैं, तब आप बताएंगे मेरे भाई। एक तो एलडीपी की लेयर होती है उसमें, देखो कितनी लेयर होती हैं ये तो आपको बताना ही है, लेकिन आपसे पहले ये भी पूछ सकता है कि जो मिल्क होता है उसमें किस लेयर का इस्तेमाल किया जाता है, एलडीपीई का किया जाता है या फिर एचडीपीई का किया जाता है। मैंने बताया एचडीपी फ्लेक्सिबल नहीं होता है, एलडीपी फ्लेक्सिबल होता है, तो ये किया जाता है इसी का। लेकिन आपसे पूछा कितनी लेयर होती हैं, तब आप बताएं कि ये 2 से 3 लेयर इसमें होती हैं। ठीक है, लेमिनेशन के फॉर्म में इस्तेमाल की जाती हैं वो इसमें, ये चीज़ें आप याद रखेंगे। चलिए तो हमारा आंसर ये भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं 21 पे। इन कैनिंग ऑफ एसिडिक फूड बताओ, अम्लीय जो खाद्य है जिसमें यहाँ पे डेटा दे रखा है, पीएच दे रखा है, कि कैनिंग में प्रसंस्करण सामान्यतः किस तापमान पर किया जाता है। चलो बताओ क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका मेरे भाई C, 100 डिग्री सेल्सियस। ये बॉइलिंग वाटर की यहाँ पे बात कर रहा है, देखो ठीक है। और ये काफ़ी ज़्यादा डेंजरस रहते हैं, हाई रिस्क ऑफ सी बॉटुलिज्म रहता है, इनमें याद रखना है बॉटुलिज्म का काफ़ी ज़्यादा खतरा होता है। और एक होते हैं जिनको हम बोलते हैं एसिडिक फूड, ये क्या होगा, इनका पीएच इनका 4.5 या फिर इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। इनको सेफ़ माना जाता है, और किससे सेफ़ माना जाता है, उससे बॉटुलिनियम से सेफ़ माना जाता है। तो एसिडिक फूड्स के माइक्रोब्स बहुत आसानी से मर जाते हैं, इसलिए 100 डिग्री सेल्सियस पे जैसे ही हम बॉईल करेंगे इसको तो काम हो जाता है हमारा, है ना। बाकी अगर आपसे इसके लिए पूछे कि रीटॉट अगर प्रोसेस इसके लिए करनी है तो कितना होना चाहिए, तो 121 डिग्री सेल्सियस पे 15 PSI, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। सी बॉटुलिनियम किस पीएच पे ग्रो नहीं कर सकता है, आप बताएंगे सर 4.6 से अगर कम होगा तो उस पर ये ग्रो नहीं कर पाएगा। एसिडिक फूड्स के एग्जांपल्स बताओ, टोमेटो बता दो, फ्रूट्स बता दो, पिकल बता दो, सिट्रस जो जूस रहते हैं वो बता दो। अच्छा, खट्टे फलों में जो खट्टे खाने में स्पॉलिश करने वाला ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं वो बता दो। एक तो ईस्ट होता है, एक मोल्ड होता है। ठीक है, इतना बस ध्यान रखो, इससे आपका काम हो जाएगा। चलिए तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म शोइंग मैक्सिमम रेजिस्टेंस टू हीट इन फूड्स आर, खाद्य पदार्थों में ऊष्मा के प्रति सर्वाधिक प्रतिरोधक सूक्ष्मजीवी इनमें से कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है। तो बैक्टीरियल स्पोर्स हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इतना ध्यान रखेंगे। समझो माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हीट रेसिस्टेंस की एक हायरार्की होती है। आपसे मैं बता देता हूँ थोड़ा सा कि अगर मोस्ट रेसिस्टेंट अगर आपसे कोई पूछेगा तो बैक्टीरियल स्पोर्स मोस्ट रेसिस्टेंट अगर कोई पूछेगा आपसे कौन सा होगा
तब आप यहाँ पे बता देंगे कि बैक्टीरियल जो स्पोर्ट्स होंगे वो हो जाते हैं। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जिद्दी टाइप के रहते हैं, मरते नहीं है टेम्परेचर पे। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए आप इसमें बेसिलस लगा सकते हो और क्लोस्ट्रीडियम इसमें ऐड कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे पहले ईस्ट याद रखेंगे, फिर मोल्ड आते हैं मेरे भाई। मोल्ड्स के बाद फिर जो वेजिटेटिव बैक्टीरिया स्पोर्स होते हैं, जो मैंने अभी आपको बताया, ये बैक्टीरिया मान लो, ये बी हटा दो। तो इस तरह से इनकी हायरार्की होती है। सबसे ज़्यादा जो हीट रेसिस्टेंट होते हैं वो ये बैक्टीरिया, फिर मोल्ड, फिर ईस्ट यहाँ पे माने जाते हैं। ठीक है, बस इतना सा आप याद रखेंगे। और बैक्टीरियल स्पोर्स जो रहते हैं, इन पे ऐसा क्या होता है, एक तो इन पे जो कोटिंग होती है ना इनकी बाहर की, वो थिक होती है। बाकी डिहाइड्रेटेड होते हैं ये अंदर से, कोर इनकी डिहाइड्रेटेड होती है। और इतना बस याद रखेंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, चलो, सबसे डेंजरस स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया कौन सा होता है बताओ। तो आप बता देंगे कि क्लोस्ट्रीडियम बोट्यूलिनियम होता है। स्पोर्स को किल करने का थर्मल यूनिट कौन सा होता है बताइए। बताया था डी वैल्यू होता है। ठीक है, जेड वैल्यू होता है, सारी चीज़ें बता चुका हूँ। ठीक है, चलिए, स्पोर्स किस तापमान पर सर्वाइव कर जाते हैं। अच्छा बताओ, स्पोर्स किस तापमान पर आसानी से सर्वाइव कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस तक आसानी से ये कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको निपटाने के लिए 121 डिग्री सेल्सियस तक हमें यहाँ जाना पड़ता है। ठीक है, नंबर 23 हमारा कह रहा है आपसे कि खाद्य वितरण में कोल्ड चेन से क्या अभिप्राय है, बताइए। कोल्ड चेन का मीनिंग क्या है यहाँ पे बताओ। अरे ऑप्शन डी, उत्पादन से उपभोक्ता तक। कहाँ से उत्पादित हो रहा है, वहाँ से उपभोक्ता तक निरंतर तापमान को नियंत्रित करने वाली व्यवस्था, इसी को हम बोलते हैं कोल्ड चेन। ठीक है, अच्छा सवाल है, बिल्कुल आपसे आ सकता है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। कहाँ से कहाँ कैसे होता है, जैसे मान के चलते हैं हम कि कहीं पे पहले खाना प्रोडक्शन हुआ। ठीक है, अब उसको कहीं स्टोरेज किया गया होगा, फिर ट्रांसपोर्ट किया गया होगा, उसके बाद रिटेलिंग जो मार्केट रहती है वहाँ आता है, उसके बाद कंज्यूमर यानी कस्टमर हमारे पास आता था। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे हमको टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना है, इतना आप याद रखेंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपसे ले लूँ मिल्क का जो 4 डिग्री सेल्सियस है, इसी पे इसको रखना पड़ता है, चाहे वो कहीं से भी आई। पूरी जो चेन मैंने बताई, मिल्क अगर यहाँ पे आ रहा है तो 4 डिग्री सेल्सियस को मेंटेन करके रखना है, इस तरह से इसको लेकर के आना है। अगर आपसे फिश का एग्जांपल दे दूँ तो 0 डिग्री सेल्सियस है, वहाँ इसको लेकर के आना रहता है। फ्रोजन अगर गुड्स की बात कर दूंगा तो -18 डिग्री सेल्सियस पे ध्यान रखना रहता है। अगर वैक्सीन्स की बात करें तो इसके लिए याद रखना 2 से 8 डिग्री सेल्सियस, है ना, इतने पे इसको रखना पड़ता है। पूरी की पूरी जो चेन, ट्रांसपोर्ट हो जाए, स्टोरेज हो जाए, सब कुछ यहाँ पे इसको हमें मेंटेन करके रखना पड़ता है मेरे भाई। ठीक है, अगर कोल्ड चेन फेल हो गई ना तो बैक्टीरिया ग्रो कर जाएंगे, खाना स्पॉइल हो जाएगा, चाहे कुछ भी हो उसके, चाहे दवाई हो या खाना हो, और टॉक्सिन फॉर्मेशन हो जाता है, जहर उसमें बनना शुरू हो जाता है। ठीक है दोस्त, इतना याद रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ बता दी, बस इतना ही बहुत है। 24 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे कि भंडारण के दौरान ठंडे मांस के खराब होने का मुख्य कारण इनमें से क्या है, बताइए। अच्छा सवाल है ये भी। तो इसके लिए हो जाएगा मेरे भाई साइकोट्रोपिक बैक्टीरिया, जो हमने अभी अभी ऊपर देखे थे, शीत प्रिय जीवाणु। थोड़ा सा समझा देता हूँ। अब आपको एक मैं रेंज बताता हूँ पहले, 0 से लेकर के 10 डिग्री सेल्सियस। इसमें ऐसे बैक्टीरिया जो इतने टेम्परेचर पे स्पॉइल करते हैं खाने को, इन्हीं को हम बोलते हैं मेरे भाई क्या, साइकोट्रॉप्स, जो यहाँ पे हमारे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन बी साइकोट्रॉप्स, तो इसको हम बोलते हैं। एग्जाम्पल अगर आपसे पूछे तो स्यूडोमोनास होता है, हम कई बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, स्वेनेला होता है एक, है ना, वो भी हो सकता है, और एक एरोमोनास होता है। तो बस बहुत है शॉर्ट में बता रहा हूँ, जो बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुन लो। टेम्परेचर की रेंज पूछ ले तो 0 से 60 डिग्री सेल्सियस इनके लिए बेस्ट होता है, इस पर शानदार ग्रोथ करते हैं ये। ऑप्टिमम अगर रेंज पूछेगा तो 20 से 30 डिग्री सेल्सियस होती है। ये सब कुछ मैंने चार्ट बना के आपको बता चुका हूँ पहले। ठीक है, चलिए, तो जो कोल्ड मीट होगी ना, उसमें स्मेल आना, कलर चेंज हो जाना, स्लिमी हो जाना, है ना, वो टेक्सचर हो जाता है, वो सब का सब कारण किसकी वजह से होता है, यही जो साइकोट्रोपिक जो बैक्टीरिया रहते हैं, जो ठंड में भी ग्रो कर जाते हैं, उसको ख़राब कर देते हैं, इसी के रीजन की वजह से ये होता है। ठीक है, बस इतना याद रखोगे तो आपका काम मेरे भाई हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। ये जो थर्मोफिलिक बैक्टीरिया दे रखे हैं ऑप्शन ए में, इससे कंफ्यूज मत होना, इसके लिए कम से कम 55 डिग्री सेल्सियस चाहिए होगा, ये यहाँ पे खुश रहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 पे कह रहा है आपसे खाद्य व जल में मल संदूषण का सबसे सामान्य सूचक जीव इनमें से कौन सा है। बहुत अच्छा सवाल है भाई, बताओ कौन सा हो जाएगा। तो एस्चेरिया कोलाई, यानी कि ई कोलाई इसको हम शॉर्ट में कहते हैं, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ई कोलाई क्या, देखो, पानी और खाने में जहाँ पे फैकल कंटेमिनेशन होते हैं उसका इंडिकेटर इसको माना जाता है।
इंटेस्टाइनल जो ओरिजिन है वार्म ब्लडेड एनिमल्स में नेचुरली ये पाया जाता है। इसकी प्रेजेंस है ना वो फैकल कंटेमिनेशन के आसपास ही यहाँ पे देखने को हमको मिलती है। काफ़ी बार इसको पूछा जाता है, ये आप याद रखना। कॉलीफॉर्म एक वो होता है इंडेक्स। शायद मैं इससे रिलेटेड एक सवाल यूनिट 2 में शायद करा चुका हूँ या 3 में करा चुका हूँ, याद नहीं आ रहा अभी मुझे, बट मैं करा चुका हूँ। कॉलीफॉर्म क्योंकि जैसे ही बोला ना मुझे याद आ गया। कॉलीफॉर्म से रिलेटेड एक इंडेक्स होती है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। मैं बताऊंगा सारी चीज़ें, थोड़ा सा रुको। सबसे पहले मुझे बताओ कि जो अब देखो गंदगी तो थोड़ी ना थोड़ी कहीं ना कहीं मिलेगी और वहीं से हमारा पानी आ रहा है, तो ड्रिंकिंग जो वाटर है उसमें एक रेंज है कि ई कॉलाई कितने से कितने तक हम झेल सकते हैं, बताओ। अबे 0 पर ml बिल्कुल नहीं होना चाहिए, 0 होना चाहिए, कोई रेंज वेंज नहीं है इसकी। चलो इसके अलावा मोस्ट डेंजरस वाटर पैथोजन अगर आपसे पूछ ले तो कौन सा होता है बताओ, क्योंकि पानी की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप याद रखेंगे विब्रियो, कॉलेरा, ठीक है, इसको याद रखें, सबसे खतरनाक होता है हमारे लिए। बाकी कॉलीफॉर्म की एग्जांपल्स अगर आपसे पूछे जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कॉलीफॉर्म इंडेक्स इसके लिए, तो ई कोलाई तो एक इसमें दे ही रखा है। इसके अलावा एंट्रोबैक्टर हो सकता है, ठीक है, बस 2 याद रख लो, इतना काम हो जाएगा। चलिए ई कोलाई बताओ हीट सेंसिटिव होता है कि नहीं, तो बिल्कुल हीट सेंसिटिव ये होता है, ठीक है। 26 पे चलते हैं। विच गैस इज कॉमनली यूज्ड इन मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग मैप फॉर फ्रेश कट फ्रूट्स, ताज़े कटे फलों की मैप पैकेजिंग में सामान्यतः किस गैस का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है? आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। देखो फ्रेश कटे हुए जितने भी फ्रूट्स होंगे उनमें रेस्पिरेशन काफ़ी फास्ट होती है, तो उसको स्लो करने के लिए हम मॉडिफाइड यानी कि मॉडिफाइड एटमॉस्फेयर पैकेजिंग का इस्तेमाल करते हैं और उसमें हम CO2 को बढ़ा देते हैं। जब CO2 बढ़ जाएगा तो उससे उसका जो रेस्पिरेशन है वो ऑटोमेटिकली स्लो हो जाएगा, ठीक है। और जैसे ही स्लो होगा तो इससे जो माइक्रोब्स होते हैं वो स्लो हो जाते हैं, रेस्पिरेशन तो स्लो होगा ही होगा, और जो ब्राउनिंग होती है वो डिले हो जाती है, मतलब धीमी धीमी होती है, जैसा मैंने आपको बताया था, ठीक है। चलिए इसके अलावा मुझे बताओ CO2 एंटी माइक्रोबियल रोल इसका क्या होता है? CO2 का ये फंगल ग्रोथ को कम कर देती है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बताओ, जो फ्रेश कटे हुए फ्रूट्स होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ कितनी होती है बताओ? 5 से 14 दिन के आसपास होती है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप किस टेम्परेचर में भी इसको रखे हुए हो, लेकिन 5 से 14 इतनी हम इसको मानते हैं, ठीक है। चलिए अगर एक चीज़ और बताओ, अगर ये जो CO2 है इसको हमने रखा हमारे लिए फ़ायदेमंद तो यहाँ पे है, लेकिन मान लो CO2 का लेवल अगर हमसे ज़्यादा गलती से बढ़ गया तब क्या होगा? इसके टिश्यूज डैमेज हो जाएंगे फ्रूट्स के, ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पे। द मेजर पर्पज ऑफ एडिंग SO2 इन फ्रूट्स प्रोडक्ट्स, बताओ फल के उत्पादों में SO2 मिलाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बहुत अच्छा सवाल है। ऑप्शन बी हो जाएगा प्रिवेंट ब्राउनिंग एंड माइक्रोबियल ग्रोथ। फिर से वही सवाल है लेकिन इस बार अलग शकल से अलग ढंग से पूछा गया है। SO2 है ना, SO2 मतलब सल्फर डाइऑक्साइड, फूड इंडस्ट्री का किंग है प्रिजर्वेटिव्स का। इस तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि फूड इंडस्ट्री में सबसे बेस्ट प्रिजर्वेटिव किसको माना जाता है, तब आप बोलेंगे SO2 को माना जाता है। तो इस तरह से भी आपसे सवाल घुमा के पूछ सकता है। क्या क्या करता है बताओ? एक तो एंटी ब्राउनिंग करता है, ब्राउन नहीं होने देता फ्रूट्स को, और ईस्ट को नहीं आने देता है, मोल्ड आएगा उसको भी मार भगाता है, आने नहीं देता है, ठीक है, इसलिए इसको बेस्ट माना जाता है। तो फ्रूट्स में एंजाइमेटिक ब्राउनिंग को रोकने के लिए, PPO इनहिबिट करने के लिए सबसे बेस्ट कौन है मेरे भाई? SO2 है। ब्राउनिंग को रोकता है, माइक्रोबियल ग्रोथ को रोकता है, पता है ना, ईस्ट और मोल्ड तो माइक्रोब्स तो हैं, इनकी ग्रोथ को रोक देता है, ये आप याद रखेंगे। लेकिन इसकी लिमिट होती है, ठीक है, बेवरेजेस में कितनी होती है? 70 ppm, इससे ज़्यादा डालोगे तो नुकसानदायक है, ठीक है। चलिए लेकिन ये किस में बोला मैंने? बेवरेजेस में होती है। अगर आपसे स्क्वैसेस में पूछे तो 350 ppm होती है। चलो छोड़ो, ज़्यादा हो जाएगा दिमाग ख़राब हो जाएगा आपका, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। तो अच्छा एक चीज़ और मुझे बताओ, अगर हम टेम्परेचर बढ़ा, जैसे मान लो हमने SO2 तो डाल दिया लेकिन हम उसमें टेम्परेचर भी अगर हम बढ़ा देंगे तो क्या होगा? सल्फ़र ख़त्म हो जाएगा, सल्फ़र का लॉस हो जाएगा, और सल्फ़र लॉस हो जाएगा तो जो काम सल्फ़र कर रहा था वो नहीं कर पाएगा और खाना जल्दी जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है, बस इतनी सी बात याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं 28 में। बताओ पैकेज्ड वाले जो दूध होते हैं उनकी सेल्फ लाइफ मुख्यतः किस चीज़ से बढ़ती है? बताइए, रिवर्स ऑस्मोसिस से, पाश्चराइजेशन, वैक्यूम पैकेजिंग या फिर ब्लांचिंग से, किससे बढ़ती है बताइए? तो आंसर हो जाएगा हमारा पाश्चराइजेशन। पाश्चराइजेशन की वजह से तो पैकेज दूध की बढ़ती है,
पाश्चराइजेशन क्या होता है, पैथोजन को मार देता है, दूध को सेफ रखता है, लॉन्गर लाइफ देता है उसको। सेल्फ लाइफ जनरली 1 दिन से लेकर के 3 से 4 दिन तक बढ़ा देती है दूध की लाइफ को, ठीक है। चलिए अब मुझे बताओ, पाश्चराइजेशन जब हो जाता है तो दूध को कितने टेम्परेचर पर रखा जाता है, 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है। और क्या पूछ सकता है, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर पे जो मिल्क होता है उसकी सेल्फ लाइफ कितनी हो जाती है बताओ, UHT अल्ट्रा हाई। देखो ये पाश्चराइजेशन की बात कर रहा है तो 1 से 3 से 4 दिन बढ़ा रहा है, ये अल्ट्रा हाई टेम्परेचर की हम बात कर रहे हैं, इस पर कितना बढ़ा देता है, तो 2 से 6 महीने तक, 2 to 6 months तक बढ़ा देता है, ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। और ये जो पाश्चराइजेशन होता है इसमें स्पॉइल करने वाले कौन से बैक्टीरिया होते हैं, एक तो सीडोमोनास होता है, एक लैक्टोबैसिलस होता है, ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पे पूछ रहा है आपसे, किस पैकेजिंग सामग्री में ऑक्सीजन अवरोध सबसे अच्छा होता है बताओ। अभी अभी हमने पढ़ा था इसको, EVOH, मैंने बताया था कि थोड़ा सा धैर्य रखो, इसको भी समझाऊंगा अभी। LDPE हमने समझ लिया, HDPE समझ लिया, अब हम EVOH को समझते हैं। देखो पैकेजिंग में सबसे इंपॉर्टेंट बैरियर प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन बैरियर ऐसा होना चाहिए कि ऑक्सीजन वहाँ तक ना पहुँच पाए। ऑक्सीजन पहुँचने से रेंसिडिटी हो जाती है, ब्राउनिंग हो जाती है, स्पॉइल हो जाता है, क्योंकि वो बढ़ते हैं प्रॉपर तरीके से। इसीलिए हमको ऐसी चीज़ चाहिए जो ऑक्सीजन को ना करे। तो ऑक्सीजन को रोकने का जो बैरियर है ना मेरे भाई, यहाँ पे वो EVOH यहाँ पे होता है। फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, तो आप याद रखें इसका होता है एथिलीन विनाइल एल्कोहल कोपोलीमर, ठीक है। इसके अलावा थोड़ी सी चीज़ और बताता हूँ मैं आपको, ये PET है ना, ये सेकंड बेस्ट है। ऑक्सीजन बैरियर सबसे बेस्ट कौन सा है, EVOH, सेकंड नंबर पे PET होता है, बस इतना याद रखेंगे। अब इसमें से बताइए, कैंड खाद्य में हेड स्पेस का अर्थ क्या होता है। द टर्म हेड स्पेस इन कैंड फूड रेफर्स टू, किस चीज़ को इंडिकेट करता है बताइए, एम्प्टी स्पेस अबव फूड। सुपर इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, बिल्कुल ऐसे सवाल, प्रैक्टिकल सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। कई बार आपने देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जो भी हम बोटल्स वगैरह लेके आते हैं, आपने देखा कभी हमेशा वो पूरी भरी हुई नहीं रहती हैं, थोड़ा सा उसमें स्पेस खाली रहता है, उसी को हम बोलते हैं हेड स्पेस, ठीक है। कैनिंग में फूड भरने के बाद ऊपर छोड़ा गया खाली स्थान, उसी को हेड स्पेस कहते हैं। क्या रोल है इसका, क्यों किया जाता है ऐसा, क्या दिक्कत है। एक तो एक्सपेंशन रूम चाहिए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर में कोई भी अगर कम ज़्यादा कुछ भी होगा तो मेरे भाई उसमें अंदर स्वेलिंग आएगी कुछ भी, ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है, वहाँ इतना स्पेस होना चाहिए। दूसरा, वैक्यूम फॉर्मेशन हमें बनानी रहती है, उसके लिए भी हमें स्पेस चाहिए होता है। तीसरी चीज़, सील इंटीग्रिटी के लिए भी हमको ये चाहिए होता है, ठीक है। चलिए और क्या क्या पूछा जा सकता है आपसे, आपसे पूछ सकता है कि एग्जॉस्टिंग क्यों करते हैं इसमें, तो एयर रिमूव करने के लिए करते हैं। और हाई हेड स्पेस डिफेक्ट क्या होता है बताओ, अगर ज़्यादा छोड़ दिया या ज़्यादा अगर ऊंचा बना दिया तो उससे क्या होगा, वैक्यूम वहाँ पे कम बनता है, फ्लेवर लॉस होता है, ऑक्सीडेशन होना शुरू हो जाता है। और अगर लो हेड स्पेस कर दिया तो उसके नुकसान क्या होते हैं, कैन बकल हो जाता है और सील टूट जाती है उसकी, ठीक है। कैनिंग के डिफेक्ट क्या क्या होते हैं, स्वेल हो जाती है, फूल जाती है, फ्लैट खट्टा उसमें स्वाद आ जाता है, कभी कभी लीकेज भी हो जाती है, और कभी कभी हाइड्रोजन की वजह से भी वहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, ठीक है। चलिए तो आपसे ये पूछ सकता है कि करेक्ट जो हेड स्पेस है वो कितना होता है कैनिंग में, बताइए। ये होता है 3 से 5 mm तक, ये -3 नहीं है, 3 से 5 mm तक होता है, ठीक है। चलिए वैक्यूम जो प्रिवेंट्स माइक्रोबियल ग्रोथ, वैक्यूम क्या करता है, माइक्रोबियल ग्रोथ से बचाता है हमको, ठीक है। चलिए तो ये हो जाएगा भाई, ऑप्शन ही मैंने बता ही दिया आपको। इसके अलावा वैक्यूम कूलिंग इज मोस्ट सूटेबल फॉर, वैक्यूम कूलिंग सबसे उपयुक्त कहाँ होती है बताइए। थिक स्किन्ड फ्रूट्स, लीफी वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स या फिर मिल्क प्रोडक्ट्स। तो आंसर हो जाएगा मेरे भाई ऑप्शन बी, लीफी वेजिटेबल, पत्तेदार सब्जियां जितनी भी होंगी उनके लिए वैक्यूम कूलिंग सबसे ज़्यादा सूटेबल होती है। वैक्यूम कूलिंग क्या है, सबसे तेज कूलिंग का तरीका होता है, खाने को एक चैम्बर में रख देते हैं, प्रेशर को कम कर देते हैं और लो प्रेशर पर पानी 25 से 30 डिग्री सेल्सियस पर भी उबलने लग जाता है, इवेपोरेट होने लग जाता है, ठीक है। और ये जो इवेपोरेशन हीट ले जाती है वो फसल इससे तुरंत ठंडी हो जाती है, ठीक है। सबसे तेज़ जो कूलिंग है ना, 10 से 15 मिनट में पूरी इसको सब्जी को ये ठंडी कर देती है, इतना ध्यान रखेंगे। बाकी बताओ, वैक्यूम कूलिंग उन्हीं सब्जियों में से अच्छे से काम करता है जिनका सरफेस एरिया ज़्यादा होता है,
वाटर कंटेंट उनमें ज़्यादा होता है और स्ट्रक्चर उनका पतला होता है। लेकिन लीफी जो वेजिटेबल्स है ना, ये इसके लिए इनके लिए सबसे बेस्ट मानी जाती हैं। ठीक है, चलिए तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। 32 पे चलते हैं। पूछ रहा है आपसे, एथिलीन प्रोडक्शन इज मैक्सिमम इन विच फ्रूट्स। एथिलीन उत्पादन किस फल में सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को आपको मिलता है? तो आंसर सी हो जाएगा मेरे भाई, केला इसमें देखने को मिलता है। अभी मैंने बताया भी था। एथिलीन किस चीज़ में हेल्प करता है बताओ? खानों जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकने में हेल्प करता है, उनको राइप करने में हेल्प करता है। और बनाना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, ध्यान रखना। बनाना जब चैम्बर्स में रखा रहता है ना, तो इनको स्पेशली ऐसे डिजाइन किया जाता है कि इसको ये मैनेज कर सकें। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखेंगे। चलो अगेन फिर से क्लाइमेटिक फ्रूट्स आपसे पूछे जा सकते हैं। फिर से बनाना, मैंगो, पपाया, एप्पल, गुआवा। नॉन क्लाइमेटिक पूछे जा सकते हैं, जो कि आपको तोड़ने के बाद पकते नहीं है, वो आप याद रखेंगे। तो ग्रेप्स हो जाएंगे, ऑरेंज, पाइनएप्पल, वाटरमेलन, ये याद रखेंगे। ठीक है, चलिए एथिलीन स्क्रबर क्या होता है बताइए जी। एक नई चीज़ पूछ रहा हूँ इसमें मैं आपसे, एथिलीन स्क्रबर क्या होता है बताओ? सवाल आया था, इससे मैं पूछ भी चुका हूँ आपसे। KMnO4 पोटेशियम पर मैग्नेट, इसको याद रखेंगे। बाकी एथिलीन जो है वो थ्रेश होल्ड फॉर इंजरी कितना 0.01 ppm। ठीक है, इतना चाहिए इसमें। चलो नेक्स्ट है हमारा 33, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ इरेडिएशन इन फूड्स। खाद्य में विकिरण का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या होता है बताइए? क्या कर देता है? डिले राइपनिंग एंड किल इंसेक्ट्स। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा। सुनो, इरेडिएशन है ना मेरे भाई, ये कोल्ड स्टरलाइजेशन है, एक तरीके से कोल्ड स्टरलाइजेशन है ये। खाने को गामा रेज या फिर इलेक्ट्रॉन बीम या फिर एक्सरे, उससे इसको ट्रीट किया जाता है। किस किस चीज़ से मैंने बताया? गामा हो सकती है, इलेक्ट्रॉन बीम हो सकती है और एक्सरे हो सकती है। इनसे इनको ट्रीटमेंट दिया जाता है। ये क्या करती हैं? ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रॉय कर देती हैं। इंसेक्ट्स होते हैं, उनके एग होते हैं, उन सबको किल कर देती हैं। और जो राइपनिंग होती है, यानी जो पकना होता है, उसमें डिले कर देता है, क्योंकि जितना जल्दी पकेगा ना, उतनी उसकी स्किन ऊपर से सॉफ्ट हो जाएगी। फिर माइक्रोब्स के लिए वो जल्दी आसान एक हमला हो जाता है उनके लिए, वो आसानी से उसको ख़राब कर देते हैं। इसीलिए इसको डिले कर देता है राइपनिंग को, और सेल्फ लाइफ इससे ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ये आप याद रखेंगे। ठीक, ऐसे फूड जिनको हमने इरेडिएशन के द्वारा इनको अगर हमने बचाया है, तो इसके लिए सिंबल क्या होता है? ठीक है, तो उस पर लिखा होता है भाई रेड्यूरा। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है। ठीक है, इसके अलावा इरेडिएशन जो डोज है, ये इंसेक्ट कंट्रोल करता है कितने पे बताओ? लो डोज इसका बताना है। तो लो डोज अगर आपसे पूछे तब आप बताना कि 0.15 से 0.5 kg। ठीक है, इतना रहता है। इसके अलावा इरेडिएशन किन किन फूड्स में यूज किया जा सकता है? ओनियन में किया जा सकता है, पोटैटो में, स्पाइसेस जो होते हैं उनमें, और फ्रूट्स में, इन सब में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है दोस्त, चलिए बाकी एक चीज़ और बताओ, न्यूट्रिएंट मोस्ट सेंसिटिव टू इरेडिएशन बताइए कौन कौन से होते हैं वो? तो वो हो जाएंगे मेरे भाई विटामिन ए एंड ई। हाँ सही तो बता रहा हूँ, ए और ई दोनों हैं, क्योंकि ये फैट सॉल्यूबल हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए इसके बाद 34 पे चलते हैं। द सिंबल फॉर इरेडिएटेड फूड इज नोन एज, क्या होता है? अभी बताया ऊपर, रेड्यूरा होता है। ठीक है, चलिए भाई इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 35 पे। द प्राइमरी रीज़न फॉर चिलिंग इंजरी इज, चिलिंग इंजरी का मुख्य कारण यहाँ पे क्या होता है बताइए? ऑप्शन ए हो जाएगा, स्टोरेज एट वेरी लो टेम्परेचर बिलो टॉलरेंस। चिलिंग इंजरी क्या करती है? देखो, ट्रॉपिकल जितने भी फ्रूट्स रहते हैं ना, उनकी टॉलरेंस, अगर टॉलरेंस से कम टेम्परेचर पर अगर स्टोर कर दिया जाएगा तो चिलिंग इंजरी हो जाती है। ठीक है, जैसे बनाना के लिए मैं आपको बताऊँ, 12 डिग्री सेल्सियस है ना, उससे एटलीस्ट ज़्यादा ही होनी चाहिए, नहीं तो कैसा हो जाएगा? काला काला ब्लैक हो जाएगा। मैंगो के लिए अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना 10 डिग्री सेल्सियस से एटलीस्ट ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, अगर पपाया के लिए पूछ ले तो 10 डिग्री सेल्सियस इससे भी ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, चलिए क्या होता है? रीज़न इसका ये रहता है कि सेल मेम्ब्रेन है वो डैमेज हो जाती है, एंजाइम्स लीकेज हो जाते हैं, पुअर रेस्पिरेशन इनका हो जाता है, और इनका कलर भी ख़राब हो जाता है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए चिलिंग इंजरी किस फ्रूट्स में होती है? ये सारे के सारे मैंने आपको यहाँ बता दिए, मैंगो, बनाना, पपाया, ककम्बर भी हो सकते हैं, सब्जियों में ब्रिंजल भी हो सकता है उसके लिए, तो इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं 36 पे चलते हैं। मैप पैकेजिंग की बात कर रहा है। मैप पैकेजिंग फॉर लेक्टस यूजुअली कंटेंस, जो लेट्यूज होता है उसकी, ये लेट्यूज की बात कर रहा है। लेट्यूज की मैप पैकेजिंग सामान्यतः किस गैस संयोजन को शामिल करती है बताइए? भाई 30% CO2 प्लस 70% N2, इस पर ये काम करती है। कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लो। लेट्यूज जो है ये एक्सट्रीमली पेरिशेबल होती है। ठीक है, अगर CO2 काफ़ी हाई है
तो ये क्या करता है भाई, रेस्पिरेशन को रिड्यूस कर देता है, कम कर देता है, और माइक्रोबियल ग्रोथ इससे कम हो जाती है। मैं पहले बता चुका हूँ आपको, सिंपल बस इतना याद रखो। मैप में गैसों के संयोजन की बात कर रहा है भाई, 30% इसमें CO2 होना चाहिए, 70% N2 इसमें होना चाहिए। CO2 का बेसिकली काम ये रहता है कि स्पॉइलेज को कम कर देती है, ठीक है। और जो N2 है ना, ये फिलर गैस की तरह काम करती है, फिलर गैस की तरह काम करती है, उसको फिल करती है, ठीक है। बस इतना याद रखेंगे, ठीक है। और अगर इसके लिए लेट्यूज जो हैं, इनके लिए अगर एक टेम्परेचर पूछा जाए आइडियल, तो 0 से 4 डिग्री सेल्सियस ये सबसे इनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जहाँ ज़्यादा समझाने का नहीं है वहाँ पे फालतू का कन्फ्यूजन मैं क्रिएट नहीं करना चाहता हूँ आपके लिए, इसलिए जल्दी बढ़ रहे हैं। द मोस्ट हीट रेसिस्टेंट पैथोजन इन कैंड फूड, बताइए। इसको कई बार हम बात कर चुके हैं। खाद्य में सर्वाधिक ऊष्मा प्रतिरोधी रोगजनक इनमें से कौन सा है? क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनियम। सबसे पहले मैं इसको आपको बता चुका हूँ, हीट रेसिस्टेंट होता है भाई मेरे, हीट पे 100 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं मरता है, ठीक है। और ख़तरनाक टॉक्सिन ये करता है। बाकी एनएरोबिक होता है, यानी कि बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेता है। इसी वजह से इसको निपटाना है ना, तो 121 डिग्री सेल्सियस पे इसको 15 PSI इतना इस पर दबाव भी डालो, इसके बाद इसको जो है कैनिंग में रख के टेम्परेचर दो, तो ये फिर ये मर जाएगा, ठीक है। चलो इतना याद रखेंगे। ये न्यूरोटॉक्सिन रिलीज़ करता है, ये चीज़ें याद रखेंगे, खतरनाक होता है। बाकी बोटुलिनियम में याद रखना ग्राम पॉजिटिव होता है, स्पोर फॉर्मिंग करता है, अनएरोब होता है, यानी कि इसको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं भाई, 38 पे चलाओ, 38 पे चलते हैं। ब्लैक रॉट इन कैंड कॉर्न इज़ ड्यू टू, कैंड जो कॉर्न आती है, यानी कि कैन में कॉर्न जो आती हैं, मक्का जो आता है कैन में, उसमें ब्लैक रॉट किस कारण से होता है? क्या कारण है ब्लैक रॉट होने का, बताइए। कॉर्न में मेरे भाई सल्फर कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं? सल्फर कंपाउंड होते हैं, और सल्फर कंपाउंड होने की वजह से कैन डिफेक्ट हो जाती है, यानी उसका जो एनेमल और सल्फर दोनों रिएक्ट कर लेते हैं, और रिएक्ट करके आयरन जो सल्फाइड है वो बना देते हैं, जिससे कैन अंदर से काला हो जाता है। इसी को हम ब्लैक रॉटिंग कहते हैं। तो आयरन सल्फाइड फॉर्मेशन, इसकी वजह से अंदर से कैन काली हो जाती है, ठीक है। चलिए इसको आप याद रखेंगे। अब मुझे बताओ, फ्लैश पास्चुराइजेशन का दूसरा नाम बताइए जी। फ्लैश पास्चुराइजेशन सुपर इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट। ऑप्शन बी हो जाएगा, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम वाला पास्चुराइजेशन, इसी को हम बोलते हैं भाई फ्लैश पास्चुराइजेशन, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे। कितना होता है भाई बताओ फिर से? 72 डिग्री सेल्सियस पे 15 सेकंड के लिए इसको गर्म किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसको ठंडा किया जाता है 4 डिग्री सेल्सियस पे, तुरंत करते हैं, इसी को कहते हैं, इसी वजह से इसको हम कहते हैं क्या? फ्लैश पास्चुराइजेशन। वेरी शॉर्ट हीटिंग टाइम होता है, न्यूट्रिएंट्स सेफ रहते हैं, और माइक्रोब जितने भी होते हैं सारे के सारे ख़त्म हो जाते हैं, मर जाते हैं। LTLT, ये UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर, ये मैं बता चुका हूँ, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस पे काम करता है मेरे भाई, 2 से 5 सेकेंड, ठीक है। पास्चुराइजेशन, चल ठीक है, ये हो गया। और LTLT की बात करेगा तो ये 63 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए गर्म करते हैं, ठीक है। चलिए इसके अलावा पास्चुराइजेशन टेस्ट जो है, इसको फॉस्फेटीज टेस्ट भी कहते हैं। ये मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, एक बार और बता चुका हूँ मैं, फॉस्फेटीज टेस्ट इसको भी बोला जाता है, किसको? पास्चुराइजेशन टेस्ट को, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं, 40 पे चलते हैं। कह रहा है आपसे, अल्ट्रा हाई टेम्परेचर ये सामान्यतः किस तापमान पे किया जाता है, बताइए। मैं बता चुका हूँ इसको, 135 से 150 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा। जैसा मैंने आपको बताया था, अभी हमने डिफिकल्ट लेवल के सवाल बीच में देखे थे, अब हम थोड़े से आसान सवालों की तरफ जा रहे हैं। ऐसे सवाल डायरेक्टली आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। चलिए, तो अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जैसा मैंने आपको बता दिया, स्टरलाइजेशन का जो लेवल है वो होता है, ये माइक्रोबियल्स को किल कर देता है ये बिल्कुल ही। और सेल्फ लाइफ 2 से 6 महीने जब हमें बढ़ानी होती है किसी खाने की, तब हम इस पर करते हैं इसको, ठीक है। चलिए, एसेप्टिक जो पैकेजिंग रहती है, टेट्रा पैकेजिंग रहती है, वहाँ पर भी इसको यूज किया जाता है। एसेप्टिक पैकेजिंग और टेट्रा पैक जो रहते हैं वहाँ पे इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। 2 से 6 महीने का सेल्फ लाइफ बढ़ानी है मेरे भाई, तब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। चलिए, 41 बोल रहा है आपसे कि चिलिंग इंजरी में सबसे ज़्यादा संवेदनशील फल कौन सा है? बता चुका हूँ, कौन सा होगा बताओ। ऑप्शन ए बनाना हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ डिटेलिंग में बताना नहीं है, पहले ही मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ, बस इतना आप याद रखेंगे। इसके लिए मेरे भाई ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स होते हैं, फिर से बता रहा हूँ, ट्रॉपिकल जो फ्रूट्स होते हैं उनके लिए आपसे पूछेगा कि ऑप्टिमम सॉल्ट जो स्टोरेज टेम्परेचर रहता है वो कितना होता है, तो 12 से 15 डिग्री सेल्सियस आप याद रखेंगे। रेफ्रिजरेशन की बात करेंगे तो आप बोलेंगे 4 से 7 डिग्री सेल्सियस पे इस पर रख दो, तो चिलिंग इंजरी यहाँ पे हो जाती है। और सबसे ज़्यादा सेंसिटिव इसके लिए बनाना है, इसको 12 डिग्री सेल्सियस से तो ज़्यादा पे रखना पड़ेगा, कम पे रख देंगे तो निपट जाएगा, ठीक है। चलिए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा मेरे भाई
एप्पल की बात अगर कर, देखो एप्पल यहाँ पे दे रखा है, इसको 0 से 4 डिग्री सेल्सियस पे रखा जाता है, तब ये ठीक रहता है। इसके अलावा 42 पे चलते हैं। आपसे बोल रहा है मेरे भाई, पैकेजिंग फिल्म में पिन होलिंग दोष ये किस कारण से होता है बताइए। बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा थिन वीक स्पॉट इन फिल्म्स। समझाता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है क्या ये, मैकेनिकल स्ट्रेस, वीक स्पॉट, अनइवन स्ट्रेचिंग, ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे काम करती हैं, हो जाते हैं, ज़्यादा इस पर दिमाग नहीं लगाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 43 पे बताते हैं, राइपनिंग हॉर्मोन्स इन फ्रूट्स, फलों के पकने वाला हार्मोन इनमें से कौन सा होता है बताओ भाई, कौन सा होगा इनमें से। अच्छा सवाल है ये तो, बता सकते हो, आसान भी है। ऑप्शन बी इसमें से हो जाएगा, एथिलीन हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, एथिलीन आप जानते ही C2H4, ये नेचुरल प्लांट का राइपनिंग जो हार्मोन रहता है वो होता है ना। ये इसके अलावा करता है कि क्लाइमेटिक जो फ्रूट्स रहते हैं उनको स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड करता है ना, ये चीज़ याद रखें। क्लाइमेटिक फ्रूट्स फिर से आपसे बता रहा हूँ कौन कौन से होते हैं, बनाना, मैंगो, एप्पल, पपाया, है ना। नॉन क्लाइमेटिक पूछेगा तो ग्रेप्स, ऑरेंज, स्ट्रॉबेरी ये होते हैं। ठीक है, नॉन क्लाइमेटिक वो होते हैं इनको काटने के बाद, तोड़ने के बाद रख देते हैं, तो उसके बाद वो पकते नहीं है, सीधा सिंपल रहते हैं। और क्लाइमेटिक वो होते हैं जो पक जाते हैं ना, धीरे धीरे पकते ही रहते हैं वो, तो उनको बढ़िया। ठीक है, और आर्टिफिशियल राइपनिंग एजेंट की बात करेंगे तो भाई कौन सा होता है, एथिफिनॉन होता है, एक एथरल रहता है, चलो काम का नहीं है उसको छोड़ देते हैं। बाकी एथिलीन जो है टिनियस्ट हार्मोन रहता है भाई, गैस भी ये प्रोड्यूस करता है, इतना याद रखेंगे। राइपनिंग जो चैम्बर्स रहते हैं उनमें 100 ppm तक यूज कर सकते हैं, ये पहले ही बता चुका हूँ मैं। ठीक है, और याद रखना कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर में ये काम करता है, ऑक्सीजन को कम करना पड़ता है हम यहाँ पे, ये भी याद रखेंगे। चलिए बाकी अगर एथिलीन जो है ज़्यादा अगर एक्टिव हो रहा है, ज़्यादा ये अपना कुछ काम कर रहा है, इसके काम को अगर हमें कम करना है तो भाई ऑक्सीजन है ना उसके लेवल को हम यहाँ पे कम कर देते हैं, इससे एथिलीन का जो इफेक्ट है वो कम हो जाता है। ठीक है, 44 पे चलते हैं। द बेस्ट मेथड टू इनएक्टिव पॉलीफिनॉल ऑक्सीडेज PPO इन फ्रूट्स बिफोर ड्राइंग इज, क्या करते हैं बताइए, फलों को सुखाने से पहले PPO एंजाइम को निष्क्रिय करने की सबसे सबश्रेष्ठ विधि इनमें से कौन सी है बताओ। देखो सबसे पहले जो फ्रूट्स हैं ना उनको कट करो, देखो ब्लांचिंग तो इसका आंसर हो जाएगा, अब समझो मेरी बात। फ्रूट्स हैं ना पहले उनको कट करो, ठीक है, जैसे कट कर दिया हमने, उसके बाद जो PPO एंजाइम होते हैं वो एक्टिवेट होंगे, उससे क्या होता है, फिनोलिक्स ऑक्सीडेज, और इसके बाद होती है एंजाइमेटिक जो ब्राउनिंग होती है, जो हमने कई बार पढ़ ली है वो होती है। अब इस ब्राउनिंग को रोकने के लिए PPO एंजाइम है ना उनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है, ये वाले जो एंजाइम है PPO एंजाइम इनको डिस्ट्रॉय करना पड़ता है। ठीक है, इसके लिए बेस्ट मेथड होता है ब्लांचिंग, और ब्लांचिंग में हम क्या कहते हैं पहले बता चुका हूँ, हॉट वाटर या स्टीम में 90 से 100 डिग्री सेल्सियस पे 1 से 3 मिनट तक इसको रखते हैं। ठीक है, तो ब्लांचिंग इसके लिए बेस्ट हो जाएगी। और हरी पत्तेदार जो सब्जियां रहती हैं उनके लिए होता ही है। PPO के लिए आपको pH पूछ ले तो PPO का pH कितना होता है बताओ, 5.0 के अराउंड होता है, यानी कि लगभग एसिडिक होता है ये। इसके बाद बताओ, वैक्स कोटेड फ्रूट्स हैव रिड्यूस्ड, वैक्स कोटेड फलों में किस में कमी आती है ये बताओ। अभी तो बताया था, ऑप्शन ए हो जाएगा श्वसन दर, रेस्पिरेटरी इससे कम हो जाती है, रेस्पिरेशन कम हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। आइडियल RH फॉर शॉर्टेज ऑफ लीफी ग्रीन, पत्तेदार सब्जियों के भंडारण के लिए आदर्श RH क्या होता है बताओ, ये भी मैं आपसे बता चुका हूँ पहले ही, क्या होता है बताइए। ऑप्शन सी 90 से 95% ये होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे। अब मुझे बताओ, द डेंजर जोन टेम्परेचर ये सूक्ष्म जीवों के लिए कौन सा होता है बताओ, कितनी बार बता चुका हूँ। ऑप्शन सी 5 से 7 डिग्री सेल्सियस, लास्ट में आते आते तुम्हारा थोड़ा सा डाउन हो जाता है, इसीलिए आसान सवाल मैंने लास्ट के लिए रखे हैं। ठीक है, चलिए बताइए 48 में, UHT अल्ट्रा हाई टेम्परेचर जो मिल्क इज पैकेज्ड मेनली इन, UHT दूध मुख्यतः किस पैकेज में भरा रहता है, भरा जाता है ये बताइए आप, किस में होगा बताइए। ऑप्शन सी हो जाएगा टेट्रा पैक में इसको भरा जाता है। UHT जो मिल्क है ना स्टरलाइज्ड होता है, इसलिए इसको ऐसी पैकेजिंग में रखा जाता है जो स्टराइल हो पहले से वो भी, और ऑक्सीजन का लाइट बैरियर भी हो उसके अंदर, और जो सेल्फ लाइफ है उसको महीनों तक इसको प्रिपेयर करके रखे, अच्छे से बेस्ट रखे। ठीक है, तो इसलिए टेट्रा पैक है ना मेरे भाई, लेमिनेट एक तरह से लेयरिंग रहती हैं जी, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। जैसे आपसे ये भी पूछ सकता है क्या क्या होता है, पेपर होता है इसमें, पॉलीथिलीन भी होती है इसमें, NE है ना, NE, इसके अलावा एल्यूमिनियम फॉइल भी रहती है। ठीक है, बस इतना याद रखेंगे। बाकी UHT से सेल्फ लाइफ कितनी बढ़ती है बताओ, 2 से 6 माह तक बढ़ जाती है, बार बार बता रहा हूँ, ये चीज़ याद रखें। एल्यूमिनियम जो फॉयल है ना, एल्यूमिनियम जो फॉयल रहती है ये मैंने बताई, इसकी क्या रोल रहता है इसका बताओ, ये लाइट और ऑक्सीजन को रोकती है। PE मैंने बताया,
ये बताओ ये क्या काम करती है? ये मॉइस्चर को रोकती है, नमी को रोकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। 49 है हमारा, पूछ रहा है निर्जलीकरण यानी डिहाइड्रेशन में केस हार्डनिंग किस कारण से होती है? केस हार्डनिंग बताइए। ऑप्शन ए हो जाएगा एक्सेसिव हीटिंग कॉजिंग सरफेस स्टीलिंग, सरफेस सीलिंग, अत्यधिक गर्मी से सतह का सील हो जाना। देखो ड्राइंग जो टेक्निक रहती है ना, अगर उसमें हीट बहुत ज़्यादा हो जाती है तो फूड की जो सरफेस होती है वो एकदम से ड्राई हो जाती है और हार्ड एक तरीके की एक रोस्टिंग सी बना लेती है, कस्ट बना लेती है। ठीक है, इसी को हम कहते हैं केस हार्डनिंग। आसान है, ज़्यादा दिमाग इस पर नहीं लगाना है, सिंपल फैक्चुअल सा सवाल है, कुछ इसमें समझना ज़्यादा है नहीं। ठीक है, चलिए ठीक है, चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वाले वीडियो का, फिर 50 क्वेश्चन हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। द बेस्ट इंडिकेटर ऑफ फ्रीजर बर्न एज, फ्रीज बर्न करने का होने का सबसे अच्छा संकेतक इनमें से कौन सा है बताओ? अच्छा सवाल है। ऑप्शन बी हो जाएगा आइस क्रिस्टल्स ऑन सरफेस, ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समझ लो फ्रीज बर्न में होता क्या है। फ्रीज बर्न में मेरे भाई ये होता है कि एक तो डिहाइड्रेट हो जाता है प्लस ऑक्सीडेशन भी उसका हो जाता है, और जब ये दोनों चीज़ें होती हैं तो फूड भाई इम्प्रॉपरली पैक्ड हो और फ्रीजिंग में सब्लिमेशन हो जाए, तब ऐसा जनरली देखने को होता है। सरफेस ड्राई होना, रफ होना, फ्लेवर हैं वो ख़राब हो जाते हैं, तो सबसे जो फर्स्ट विजिबल साइन है ना वो क्या होता है, उस पर आइस क्रिस्टल्स देखने लग जाते हैं उसके सरफेस पे। ठीक है, क्यों होता है ऐसा? क्योंकि मॉइस्चर जो माइग्रेट कर जाता है और आके जम जाता है सरफेस पे, सिंपल सी कहानी है। चलो इससे मैं आपसे और सवाल पूछता हूँ, मुझे बताओ फ्रीजर जो बर्न है जो हमने अभी अभी ये देखा, ये कॉमन किस किस में होता है बताओ? एक तो मीट में कॉमन होगा, फिश में कॉमन होगा, इसके अलावा आइसक्रीम जो होती है उसमें भी ये कॉमन रहता है। कारण क्या है इसके? कॉजेस अगर आपसे पूछ ले, कॉजेस इसके क्या हैं बताओ कारण, तो बताओ पैकेजिंग लीक हो जाती है इसकी, टेम्परेचर है वो फ्लक्चुएट होता है, कभी कम कभी ज़्यादा, इसलिए भी हो जाता है। आपसे पूछे प्रिवेंशन क्या है, किस किस चीज़ से कैसे रोका जा सकता है? एक तो इसकी मेरे भाई वैक्यूम पैकेजिंग कर दो, इससे रुक जाएगा। इसके अलावा जो मॉइस्चर है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट बैरियर बना दो, बैरियर मतलब ऐसी एक फिल्म लगा दो जो मॉइस्चर को रोक देती है। ठीक है, मॉइस्चर रेसिस्टेंट बैरियर फिल्म लगा दो। ठीक है, चलिए इससे भी रोक सकते हैं। इसके अलावा एक चीज़ और मुझे बताओ कि अगर जैसे मीट को हमने रख दिया और उसमें अगर फ्रीज बर्न हो गया तो उसका कलर है वो कैसा हो जाएगा बताओ मीट का? ये आपको बताना है मेरे भाई कमेंट सेक्शन में कि कैसा हो जाएगा, और अगर नहीं बता पाओगे तो फिर मैं इसको बता ही दूंगा, कोई टेंशन ज़्यादा लेना ही नहीं है। ठीक है, ठीक है, जो लोग इसमें ज्वाइन नहीं कर पाए हैं वो अभी ज्वाइन कर लेना। अभी आगे आगे बहुत सारी चीज़ें आने वाली हैं, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको लगातार आपके लिए मैं मेहनत करता रहूँगा। आपको नई नई चीज़ें, अच्छी चीज़ें, बेनिफिशियल चीज़ें जो बहुत मेहनत से मिलती हैं वो मैं आपको देता रहूँगा। ठीक है, चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, और ज्वाइन कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है।